अधिगम की परिभाषाएं हो गई, अधिगम का अर्थ हो गया, अधिगम की विशेषताएं हो गई, अधिगम के प्रकार हो गए, अधिगम की विचारधारा कहाँ से आई थी, है ना। अब ये चीजें अपने को करनी है। तो अधिगम कहना क्या चाहता है, क्या होता है अधिगम, है ये कहो। हाँ, बेबी को बेस पसंद है भाई। सही है। सही, ज्यादा हो गई है तो ज्यादा है क्या। ठीक है, कोई ना। देखो, अधिगम की विचारधारा क्या कहती है, ये कहती है कि अधिगम की उत्पत्ति कैसे हुई। अधिगम की उत्पत्ति कैसे हुई, तो लिख लो, अधिगम के तीन उपागमों में से अधिगम की उत्पत्ति हुई थी। कितने उपागम, तीन उपागम है। उपागम जानते हो ना। अधिगम की उत्पत्ति कैसे हुई। हाँ लिखो, अधिगम की उत्पत्ति कैसे हुई, अधिगम क्यों आया था, अधिगम की उत्पत्ति कैसे हुई। लिखो इसमें आगे डैश लगा के, कि हम कैसे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। भाई आप जो भी चीजें सीख रहे हो, उसके लिए अधिगम की जरूरत पड़ी, और सीखते हो वो कैसे सीखते हो। आप पढ़ते हो, पढ़ने के तरीके हैं कि नहीं आपके, हर आदमी के एक ही तरीके हैं क्या। कोई 100 की पढ़ रहा है, कोई लेट की पढ़ रहा है, कोई कहाँ पढ़ रहा है, कोई तो वो सारे आप आपके तरीके हैं। तो जब आप चीजें सीखते हो तो इन सीखने के भी आपके तरीके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यही तो बात कहता है अधिगम के, आदमी सीखता कैसे है। तो लिखो, अधिगम की उत्पत्ति तीन उपागमों से हुई है। कितने उपागम हुए। पहला लिख लो, तल उपागम। कौन सा उपागम, तीन उपागमों से हुई है। कितने उपागम काम करते हैं, तीन। पहला कौन सा है, तल। दूसरा लिख लो नीतल, नीतल उपागम। और चौथा लिख लो, तीसरा लिख लो कार्य नीति उपागम। कितने उपागम है, तीन। ये तीन उपागम बताते हैं कि आप सीखते कैसे हो। भाई आप सीखते हो, सीखने के लिए अधिगम की उत्पत्ति हो। अब कैसे सीखते हो, किस प्रकार से सीखते हो, उसके लिए तीन उपागम। तल उपागम कहता है आदमी रट कर सीखता है। कैसे सीखता है, रट कर सीखता। तल कहता है कि कई आदमी होते हैं वो हूबहू सीख लेते हैं, किसी चीज को आपने देखा वैसा का वैसा बना दिया। उसको समझने की कभी को, आप पढ़ते हो ना इतिहास, कैसे पढ़ते हो, रट के तो पढ़ते हो, रट्टा मार लो अभी, है ना। फलाना युद्ध कब हुआ, उसमें क्या समझोगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं वो गणित को ही रट देते हैं। होंगे थरम है कि कोई सो, गणित भी पढ़ रहे हैं, है ना। रट्टे वाले। तल उपागम कहता है आदमी वैसे की वैसी चीजें क्या कर देता है, रट लेता है। नितल उपागम क्या कहता है, नितल उपागम कहता है कि आदमी समझ कर सीखता। कैसे, समझ कर सीखता है कि चीजें हुई तो कैसे हुई। और कार्य नीति उपागम क्या कहता है, कार्य नीति उपागम कहता है कि वो परिस्थितियों के अनुसार, किसके अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार वो कभी तल का प्रयोग करता और कभी किसका करता है, नितल का प्रयोग करता है। सबसे बढ़िया कौन सा उपागम है इसमें, कार्य नीति उपागम। क्योंकि जब आप परीक्षा में जब आप सेकंड ग्रेड का पेपर दोगे, तो आपके जैसे इकोनॉमिक्स आपको समझनी पड़ेगी, रट नहीं सकती इकोनॉमिक्स को। आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, शिक्षण विधियां समझनी पड़ेगी। लेकिन आप वो बाबर का युद्ध रट समझने बैठ जाओ तो क्या समझोगे उसमें। आप जब कल्चर को समझ लोगे क्या, वो बोरलो कहाँ पहरा जाता, वो पहरा जाता वहीं पहरा जाता, क्या समझोगे उसे। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार कभी तल का प्रयोग करते हो, कभी किसका प्रयोग करते हो, नितल का प्रयोग करते हो। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ उपागम है तो कौन सा है,
कार्य नीति उपागम है। सबसे खराब कौन सा है? वो ठीक ठाक है ना? हाँ, इनकी संख्या कम होती है, ऐसे बच्चे भी कम मिलेंगे, ऐसे भी कम मिलेंगे। देखो बहुत कमजोर बच्चे भी कम होते हैं और इंटेलिजेंट भी कम होते हैं। बीचला में बीचला आपा फंस रहा है, जगह थोड़ा सा कि नंबर आ रहे हो कोनी नजदीक सी जा रहा, एकदम कमजोर हो वो तो बिन बेरो नंबर को नहीं, वो आपको धंधो करा लागो। इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो वैसे ही लग जाते हैं। ये मीडियम जो होते हैं ना, वो बड़ा समझे हैं। का दिक्कत हो बनिया लाग रही नौकरी लाग भी जावांगा रह भी जावे। तो सबसे खराब तो कौन सा है? रटकर सीखना। ठीक ठाक कौन सा है? और सबसे बेस्ट कौन सा? इनमें दो चीजें ध्यान रखना। रटकर सीखना। अब देखो इन तीन उपागम में से तीन विचारधाराएं निकली हैं। कितनी विचारधाराएं निकली है? तीन। अधिगम में आप जब पढ़ोगे तो तीन विचारधाराएं आएंगी। ये उपागम कहता है इससे एक विचारधारा निकली, उसका नाम दिया अपन ने व्यवहारवादी। कौन सी? व्यवहारवादी विचारधारा कौन सी है? व्यवहारवादी विचारधारा में अपन जब सिद्धांत पढ़ेंगे, थोंडाई का सिद्धांत पढ़ेंगे, पावलो का सिद्धांत पढ़ेंगे, स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो देखो वो बिल्ली काम कर रही है, कुत्ता काम कर रहा है, तो बिल्ली उछल रही है, इधर उधर दबा रही है, और बिल्ली ने लीवर दबाना सीख लिया, उसने रट लिया कि इसको मैं दबाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाए। वो क्या है? रटकर ही तो है। बिल्ली ने कहीं दिमाग लगाया क्या? नहीं लगाया। तो ये व्यवहारवादी विचारधारा वो हमेशा किस पे काम करती है? रट पे, उद्दीपक को देख के काम करती है। उद्दीपक आएगा तो क्रिया करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तब होते हैं ना बच्चे, परीक्षा आएगी तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। अभी इंतजार कर रहे हैं थर्ड ग्रेड वाले के, कब विज्ञप्ति जारी करें, कब हम जो बच्चे रियल में नौकरी लगना वो कोचिंग कर रहे हैं, उनको पता जब तक वैकेंसी आएगी, लोग जब लागेंगे तब तक अपन अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे। तो ये नित्तल उपागम से एक विचारधारा निकली है, उसको क्या नाम दिया गया है? संज्ञानवादी। कौन से? संज्ञानवादी। संज्ञानवादी किसने दी थी? जीन पियाजे ने दी थी। ये कहता है कि बालक अपनी मानसिक क्रियाओं से प्रयोग करता है। किससे प्रयोग करता है? भाई आपने क्या किया, आपका एक पड़ोसी कोचिंग जा रहा है उदयपुर की, आप ही उसी कोचिंग में चले गए। क्या है? व्यवहारवादी विचार। रखी को आवा है, बाहर आ रहे, गेट को बंद कर दो फिर। मैडम ने कहा भाई फोन उठा। हाँ, की को आ रही है ना? हाँ। तो व्यवहारवादी देखो, अब एक आदमी काम कर रहा वैसा का वैसा आप कर रहे हो, ये क्या है? व्यवहारवादी। पड़ोसी गाड़ी ले आए, अपन भी गाड़ी ले आए, भले अपने पास पैसे नहीं है, लोन चक लिया, ये क्या है? व्यवहारवादी है। ऐसे ही पर्सन आएंगे उठ पटांग बना के देगा। आप कहोगे यार इससे सिद्धांत का क्या लेना देना है? सिद्धांत का लेना देना, आपने कहीं दिमाग नहीं लगाया। आपकी नौकरी थर्ड ग्रेड की टीचर की, आप आईएएस के बराबर की होड़ कर रहे हो, वो क्या है? व्यवहारवादी है। ये क्या कहता है? ये समझ कर प्रयोग करता अपनी मानसिक क्रिया से। और इससे जो विचारधारा निकली वो कौन सी है? निर्मितवादी। कौन सी है? निर्मितवादी। निर्मितवादी क्या करते हैं? निर्मितवादी कभी संज्ञान का प्रयोग ले करते हैं, कभी किसका प्रयोग करते हैं? व्यवहार का प्रयोग करते हैं। वो परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। आपने देखा जो आदमी आगे आप पढ़ोगे तो समायोजन टॉपिक आएगा आपके, तो समायोजन यही कहता है कि आप में ताकत है तो आप परिस्थितियों को बदल दो, और हिम्मत नहीं है तो परिस्थितियों के अनुसार क्या कर लो? अपने आप को ढाल लो। तो ध्यान रख ले, तीन उपागमों से किसकी शुरुआत हुई है? अधिगम की शुरुआत हुई है। तीन विचारधाराएं आई थी। अधिगम का मतलब होता अपन सीखते कैसे, ये सीखने के अपने सारे क्या है? तरीके ही तो है। आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सारे क्या है? आपके तरीके। इन्हीं से तीन विचारधाराएं निकली हैं। तो ये उपागम लिख लिए थे क्या? अब लिख लो आगे नोट लगा कि इन्हीं तीन उपागमों से तीन विचारधाराओं ने जन्म लिया था। इन्हीं तीन उपागमों से तीन विचारधाराओं का जन्म हुआ। तीन विचारधाराओं, विचारधारा जानो ने? सोच। जैसे गांधी की विचारधारा, अब गांधी जैसी सोच रखने वाले वो सारे गांधी थोड़ी ना है, वो गांधी जैसे सोचते हैं। तो तीन विचारधाराएं निकली। पहले लिख लो व्यवहारवादी। तल से किसका जन्म हुआ है? व्यवहारवादी का। वो यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा दिक्कत है बट है? बेबी को बेस पसंद कौन के? बुलाओ सर को, बुला लो, के थोड़ा सही कर दो इनको। तल से किसकी विचारधारा का उत्पन्न हुआ है? व्यवहारवादी। नितल से लिख लो संज्ञानवादी।
नित्तल से संज्ञानवादी। हाँ, इसके अर्थ भी लिख लेना कोष्टक में, इसके आगे रट कर लिख लेना, इसके आगे समझ कर लिख लेना, इसका तल व नितल दोनों का प्रयोग करता है। और कार्य नीति में लिख लो निर्मितवादी विचारधारा। कार्य नीति में कौन सी आती है? मतलब वो बदल बदल के प्रयोग करता, कभी तल का कभी नितल का। और जो रियल बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो इसी चीज का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तुम अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो तो तुम सारी चीजें नहीं समझ सकते। आप साइंस के बच्चे हो, आपको गवर्नमेंट टीचर लगना है, तो आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी ये रटनी पड़ेगी। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो आप चीजों को रटना पड़ेगा। आप एलेवन की तैयारी कर रहे हो तो आपको गणित समझनी पड़ेगी, विज्ञान समझनी पड़ेगी, लेकिन आपको पर्यावरण रटना पड़ेगा। तो ये कहता है कभी तल का प्रयोग करता है और कभी किसका प्रयोग करता है? नितल का प्रयोग करता है। तो ये तीन विचारधाराओं का जन्म। अब पहले इन विचारधाराओं में कौन कौन विद्वान आते हैं और ये विचारधारा क्या कहती है? तो पहली विचारधारा लिख लो, व्यवहारवादी विचारधारा। कौन सी? व्यवहारवादी विचारधारा। ये बीच में करता है गड़बड़, यहां से कर रहा है। पहली कौन सी है? व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी कौन लेके आया था? वर्तमान में मनोविज्ञान की कौन सी शाखा चल रही है? व्यवहारवादी चल रही है। तो लिख लो व्यवहारवादी विचारधारा का जनक जेबी वॉटसन है। जेबी वॉटसन, जे बी वॉटसन है। कौन लेके आया था? वॉटसन लेके आया था 1913 में। ये व्यवहारवादी विचारधारा लेके आया। अब व्यवहारवादी कहता क्या है? तो लिखो, यह विचारधारा, यह विचारधारा बाह्य वातावरण को महत्वपूर्ण मानती है। ये बाह्य कारकों को, कौन से कारकों को? बाह्य कारकों को। कौन से कारकों को महत्वपूर्ण मानती है? बाह्य कारकों को। बाह्य कारक जानते हो? जब अपन कोई काम करते हैं तो दो कारक काम करते हैं। कितने कारक काम करते हैं? दो कारक काम करते हैं। एक जो आपके अंदर कारक है, आपकी मानसिक क्रिया, आपका मस्तिष्क, आपका चिंतन, आपका सोचना है, एक आपका दोस्त, आपका परिवार जो बाहर बैठा आपके चारों तरफ दरी लगा के। जब आप कोचिंग में आते हो तो आपका आंतरिक कारक कहता है कोचिंग में चले जाएं, बाह्य कारक कहता है आजा यार पिज्जा खा के आते हैं। अगर वो पावरफुल है तो आपको ले जाएगा कोचिंग से, आप पावरफुल हो तो रह जाओगे। तो कौन से कारकों को महत्वपूर्ण मानता है? बाह्य कारकों को महत्वपूर्ण मानता है। ये कहता है कि बाह्य कारक इतने पावरफुल होते हैं कि वो आदमी को बदल देते हैं। कहते हैं ना, एक बचपन में कहानी सुनी है ना, बुढ़िया एक वावत कह कर काली अंडी कन बैठा होगा काला होगा। सुनेड़ी के काला बर्तन होता ना, उसके पास बैठ जाओ, थोड़ी बहुत देर में कहीं ना कहीं से काले जरूर हो जाओगे। वो काले कौन है? वो कहावत इसीलिए चली है कि मतलब आप किसी गलत आदमी के संगत में बैठोगे तो गलत कार्य करके ही उठोगे। इसलिए जिंदगी में कुछ अच्छा करो ना करो, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। आप जिनके साथ रहते हो ना, पान देखना आप में वैसे ही बन जाए। ये मनोवैज्ञानिक खेल होता है, जैसा आप सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। वैसे अपने शरीर हार्मोन विकसित करता है। आप बाइक में बैठने से पहले एक दिन ये सोच लोगे मैं गिर ना जाऊं, पक्के गिरोगे। जिस दिन मन में ये आ गया ना आज एक्सीडेंट होगा, उस दिन पक्का होगा। क्योंकि अपने शरीर में ऐसे ही हार्मोन विकसित हो जाते हैं, है ना। तो जिस लोगों के साथ तुम रहते हो वो जैसी बात करेंगे आप वैसे ही बन जाओगे। ये विचारधारा कहती है। क्योंकि सब खेल किनका होता है? मनोविज्ञान का होता है। तुम्हारे दिमाग में किसी चीज की ये बैठ गई ना कि ये हार्ड सब्जेक्ट है, तुम दुनिया के किसी भी आदमी से पढ़ लेना, कभी नहीं सीख सकोगे। तो ये बाह्य कारक महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? किसको महत्वपूर्ण होता है? ये वातावरण को महत्वपूर्ण मानता है। किसको महत्वपूर्ण मानता है? वातावरण। ये कहता है कि वातावरण इतना पावरफुल होता है कि वो आदमी को बदल देता है। तो ध्यान रख लेना, व्यवहारवादी विचारधारा किसको महत्वपूर्ण मानती है? बाह्य कारकों को या वातावरण को। वो व्यवहारवादी जितने भी हैं, चाहे वो थॉर्नडाइक आ जाए,
चाहे वो पावलोक आ जाए, चाहे वो स्किनर आ जाए, चाहे वो सीएल हल आ जाए, चाहे वो गुथरी आ जाए, ये कॉमन बात है। देखो जब आप परीक्षा में प्रश्न करने जाओगे और वहां परीक्षा में आ जाएगा बाह्य कारकों को कौन निम्नलिखित में से कौन अधिगम का कारण मानता है या कौन नहीं मानता, तो जितने भी व्यवहारवादी हैं वो सब किसको मानते हैं? इनके तरीके अलग अलग हैं। ये कहता है, कोई कहता वातावरण में इस तरीके से सीखेगा, इस तरीके से, लेकिन सब कॉमन किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? वातावरण को या बाह्य कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। संज्ञानवादी किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? आंतरिक कारकों को। वो कहते हैं कि आदमी में बाह्य कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता। आगे लिखो दूसरी लाइन। समझ में आ रही है कि बातें? प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न आ जाएगा निम्नलिखित में से अधिगम का कारक किसने माना, बाह्य कारक किसने माना था या किसने नहीं माना था। है पूछेगा तो तीन में से कोई ना कोई एक व्यवहारवादी दे देगा, जैसे थोंडाइक दे दिया, पावलोग। नहीं पूछेगा तो तीन इनमें से दे देगा, एक कोई और दे देगा। दूसरा लिखो, इनके अनुसार, किनके अनुसार? व्यवहारवादियों के अनुसार। इनके अनुसार अध्यापक ज्ञान का निर्माता होता है। ज्ञान का निर्माता कौन होता है? अध्यापक होता है। ये कहता है कि अध्यापक व्यक्ति में ज्ञान का निर्माण करता है। सही है क्या बात? है? हाँ, कोई भी गलत हो जाओ, बढ़िया हो जाओ, मास्टर पर लगा दो काम। है? आपा तो शरीफ हाई, मास्टर बेकार हो। है ना? अभी रीट का पेपर गया ना, बच्चे तो पढ़े ही थे, पेपर हार्ड था। है ना? तुम तो अच्छे ही थे, वो एग्जामिनर बेकार था बेचारा। हाँ, वो कौन सा कारक है? बाह्य कार। ये कहता, हाँ ये बात सही भी है। आपने देखा होगा अपन गाँव की स्कूलों में, सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे बच्चे शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हो क्या? आप अपनी भाषा बोल देते हो बीच बीच में, हिंदी बोलता बोलता 1 मिनट बोला फिर थाली ठोक दोगे बीच में। मैं खुद नहीं बोल सकता, क्योंकि अपन जिन स्कूलों में पढ़े हैं, जिन मास्टरों ने हमें पढ़ाया है, वो खुद भी हिंदी नहीं बोलते थे। अब डीपीएस के बच्चे से जाके पूछना वो कैसे हिंदी बोलता है, कैसे इंग्लिश बोलता है, अपने को खुद को शर्म आती है कि यार अपन क्यों पैदा हुए जिंदगी में। वो क्या है, होता है कि नहीं होता? 2-3 साल के बच्चे से आप बात करते हो, शर्म नहीं आती क्या आपको? छोटा सा बच्चा आके कहता है, एक वो मेरा भांजा था, वो छोटा सा आया, उसने मेरे को कहा मामा 39 की टेबल डालना। तो मैं तो टेबल ये देखी हुई थी मेरी, मैं बोला वो पड़ी, बोल ले जा, बोले ये नहीं 39। फिर मेरा क्या लफड़ा है यार ये। फिर मेरी बहन ने बताया कि ये पहाड़ा गलवा रहा है। तो मैं बोला भाई साहब पहली बात तो तू 39 का मेरे को आता नहीं, तू हिंदी में बोल देता तो भी नहीं आता है ना। तो वो होते हैं अपन जिन स्कूलों में पढ़े। ये कौन से है? ये अध्यापक हैं। कौन है? अध्यापक हैं। तुम जिन टीचरों के पास पढ़ोगे वो जैसी चीजें सिखाएगा आप वैसी ही चीजें सीख लोगे, कर लोगे। तो ये किन का निर्माता है? ज्ञान का निर्माता है। आपको 4-5 टीचर पढ़ाते होंगे, कोई टीचर आपको बहुत अच्छा लगता है, कहता है यार इजी सा है, कुछ नहीं है। पहले कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता था, आपको लगता है यार नॉर्मल है। कोई मास्टर इतनियों को पढ़ा दिया कि पहली जी तो हार्ड को नहीं भी ज्यादा हार्ड लग जा, कि यार इतना कठिन तो ये किताब में भी नहीं था। वो क्या कर रहे हैं? वो उनकी विधियां हैं, वो ज्ञान आप में डाल रहे हैं, उनके पास तरीके हैं। तो ये क्या कहता है? अध्यापक किसका निर्माता होता है? ज्ञान का निर्माता होता है। आगे लिखो। और ये कॉमन बात है व्यवहारवादियों की। देखो यह वस्तुनिष्ठ अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? वस्तुनिष्ठ अध्ययन को। वस्तुनिष्ठ जानते हो क्या होता है? छोटा नहीं होता वस्तुनिष्ठ है। आपकी परीक्षा कैसी होती है? हाँ, हिंदी में पूछा आपने, अंग्रेजी में बता दिया। अंग्रेज चले गए लेकिन वंशज छोड़ गए हैं। हैं? हाँ। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है अपन किसी चीज पे निर्णय ले लेते हैं, निर्णय लेने की अक्षमताएं। आपके सामने 4-5 ऑप्शन है और आप उनमें से एक को चॉइस करना। किसको चॉइस करना? आपने प्लेट में एक रसगुल्ला डाल दिया, एक गुलाब जामुन डाल दिया, एक काजू कतली डाल दिया, कह दिया एक उठा लो, है ना? वैसे डाल दे तो सारा ही लपेट दे। लेकिन अपने पास ऑप्शन दे देगी इनमें से किसी एक को खाना है। जब अपन परीक्षा में जाते हैं वो चारों ही ऑप्शन, देखो परीक्षा में साइकोलॉजी में मुझे और सब्जेक्टों का पता नहीं है, इसमें यहाँ तो चारों ही सही लगते हैं कि यार तो चारों ही सही ही। वो गलत क्या ले पूछियो है? गलत तो कोई सही को नहीं, या चारों ही गलत लगेगा, है ना? फिर वह चारवा अपन के करना है।
एक छांटनो है, वो निर्णय लेने की अक्षमता कौन सिखाता है? वस्तुनिष्ठ। वरना देखो पहले परीक्षा आपकी क्या होती थी, लिखित परीक्षा होती थी, तो आप कैसी कैसी चीजें लिख के आते थे, उनका कोई लेना देना नहीं है परीक्षा से, लेकिन कॉपी भर आता है ना। इसलिए वो वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है, आप जिस दिन पहली बार उदयपुर आए थे, कितनी कोचिंग थी आपके सामने? ठीक नहीं थी। आप जब 12वीं करके बाहर निकले थे, 10वीं करके, तो आपके पास ऑप्शन था, आप आर्ट्स में जाओगे, आप साइंस में जाओगे, आप कॉमर्स में जाओगे, आपको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, मास्टर बनना है, चतुर्थ श्रेणी बनना है, तो वो सारे ऑप्शन थे, उनमें से किसी एक पे आपने डिसीजन लिया था, तो वो वस्तुनिष्ठ होता है। क्या होता है? परीक्षा में प्रश्न आए वस्तुनिष्ठ क्या सिखाता है? निर्णय लेने की क्षमता कौन सिखाता है? वस्तुनिष्ठ सिखाता है कि भाई मेरा ये डिसीजन है, मुझे यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं नहीं करना। तो ये कौन सी विधि को अपनाता है? आगे लिखो, व्यवहारवाद के अनुसार सीखना ऐसार है। क्या है? ऐसार है। S.R। SR की लफड़ो है? स्टुमलिस। आर का मतलब रिस्पॉन्स, अनुक्रिया। लिख लो, हिंदी में लिख लो, उद्दीपक अनुक्रिया। इसके अनुसार सीखना क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया है। व्यवहारवादियों के अनुसार सीखना क्या है? उद्दीपक। ये कहते हैं कि उद्दीपक दिखेगा तो आदमी सीखेगा, अन्यथा नहीं सीखेगा, है ना। 10वीं में वो मार्च को मनवा जाता हो, जब कोई कॉलेज करके आए हो क्या? हाँ, वो किससे करके आए हो? किताबें पढ़ी थी या वो पास वो क्या आती है 1 वीक सीरीज? सारे उसी से आए होने, क्यों पहले तो देखते ही नहीं थे। कई तो ऐसे होते जो परीक्षा से पहले रात को लाते थे कि वो परीक्षा दिख जाएगी तब कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी आप कोचिंग में आ रहे हो, जुलाई जून में, अब जुलाई में क्या आपकी परीक्षा? जुलाई में परीक्षा, बीएड हुए 4 साल हो गए, लेकिन पहले बैठे थे। अपन सारे के सारे व्यवहारवादी हैं। सारे के सारे कौन है? व्यवहारवादी है ना। तो उद्दीपक को देख के क्या की जाती है? ये कहता है उद्दीपक अच्छा होगा तो अनुक्रियाएं अच्छी होंगी, उद्दीपक कमजोर होगा तो अनुक्रियाएं क्या हो जाएगी? कमजोर। उद्दीपक में अगर मजबूत है, उद्दीपक खूबसूरत है, खूबसूरत का मतलब जानो, बस में बैठे और कोई पीछे खूबसूरत सो बैठे हो रहा है, ऑटोमेटिक अनुक्रिया हुआ है, थोड़ो या मत ही जाए, वो अनुक्रिया किसके कारण हो रही है? उद्दीपक। भाई 10,000 भर्ती है, 20,000 कर दें कल, तो उद्दीपक क्या हो गया? खूबसूरत। खूबसूरत का मतलब नहीं फेयर लवली लगाएगा, है ना। उद्दीपक का मतलब भाई 10,000 से 20,000 आपकी पोस्ट कर दी, तो उद्दीपक क्या हो गया आपके लिए? खूबसूरत। तो अनुक्रिया, आप जो 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, आपकी गति ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी, पढ़ने की गति। और कल को घोषणा कर देगी अभी क्या नहीं भाई, 10,000 फॉर्म भराए थे, हम तो 1,000 ही मास्टर लेंगे, तो जी निकल जा, पढ़ रहे कौन पढ़ेगा। मतलब उद्दीपक कमजोर हो गया। तो इसके अनुसार सीखना क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया। आगे लिखो, इनके अनुसार सीखना अनुबंधन है। क्या है? ये कहता अनुबंधन के कारण सीखता है, एसआर के कारण सीखता है, वह अवलोकन करके सीखता है। इनके अनुसार सीखना एसआर है, अनुबंधन है, अवलोकन है। क्या है? मतलब उद्दीपक को देख के अनुक्रिया होती है। अनुबंधन का मतलब जानते हो? पावलो का सिद्धांत पूरा अनुबंधन भी है। अनुबंधन का मतलब होता है कोई आदमी है ना, और फिर वो चला गया, और फिर उस अपने आंखों में सपने आ रहे हैं, है ना। वो फिल्म देखी थी ना, मुझे हर लड़की में सपना नजर आती है, उसका सपना से क्या हो गया था? अनुबंधन हो गया था। वो चीज चली। अभी कभी आपने देखा क्या, बैठे बैठे स्कूल की याद आ जाती है आपको, बैठे हुए वो भागते हुए 11वीं क्लास याद आती है, वो अनुबंधन है। वो क्या है? अनुबंधन है। अनुबंधन का मतलब अपन किसी चीज से इतना लगाव कर लेते हैं कि उनसे मिलती जुलती चीज भी अपने को वो वैसी ही दिखती है ना। अवलोकन का मतलब होता है अपन किसी दूसरे को देख के, उसकी निरीक्षण करके अपन वो जैसा कर रहा वैसा सीख रहे हैं। तो देखो व्यवहारवादी क्या करते हैं, या तो अवलोकन से किसी आदमी को देख के सीखते हैं, या उद्दीपक के अनुसार सीखते हैं, या उनका क्या हो जाता है? अनुबंधन हो जाता है। भाई आपने बीए करने के बाद हर आदमी बीएड करता है, करता है कि नहीं करता? अरे कंपलसरी है, क्यों कर रहे हो भाई बीएड?
सारे ही कर रहे हैं, अपन भी कर लेते हैं। किसी को पूछा, देखो मरे पे तीये की बैठक करते हैं, क्या फायदा होता है उससे? तो वैसे बीएड चल रही, बीए कर लिया, बीएड करनी जरूरी है, फिर 5-6 महीने उदयपुर आना जरूरी है, चार एक बार कोचिंग करना जिंदगी में जरूरी है, नंबर आए ना आए वो बाद की बातें हैं। तो ये सारा का सारा क्या, क्यों आ रहे हैं? सारे ही आ रहे हैं यार। अपन भी चलते हैं। अवलोकन है, क्या है? अवलोकन है। ये दूसरों के देख के करते हैं अपन सारी चीजें, तो इसके अनुसार सीखना। एसआर है, अनुबंधन है, अवलोकन है। आगे लिखो। और क्या कहते हैं व्यवहारवादी? व्यवहारवादी पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। नोट लगा के लिख लो। किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। पुनर्बलन जानते हो? क्या होता है पुनर्बलन? है नहीं, एक शब्द में पुनर्बलन की परिभाषा पूछे तो क्या होता है? हाँ, पुनर्बलन होता है आपके कार्य की गति को बढ़ा दे। क्या कर दे? कोई भी चीज आपको दी जाती है, वो आपकी गति में वृद्धि कर देती है, वो क्या कहलाता है? पुनर्बलन। तो व्यवहारवादी किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? लेकिन नोट लगा के लिख लो अगली लाइन से। कुछ व्यवहारवादी पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते। सारे नहीं मानते पुनर्बलन को, इनकी भी ढानियां अलग अलग हैं। लेकिन कुछ व्यवहारवादी पुनर्बलन का विरोध करते हैं। कुछ व्यवहारवादी पुनर्बलन का क्या करते हैं? कुछ तो मानते हैं कि पुनर्बलन दोगे तो कार्य की गति बढ़ेगी, लेकिन कुछ कहते हैं कि पुनर्बलन नहीं देना चाहिए। उनका मानना तर्क ये है कि पुनर्बलन तो कार्य समाप्त होने के बाद दिया जाता है, तो उसमें वो कोई योगदान है नहीं हुआ। आप नौकरी लग गए, लगने के बाद में आपको कोई गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, तो आपके वो क्रिया तो आपने पूर्ण कर दी। जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं तो इसलिए उसकी क्रिया में तो कोई योगदान नहीं था। लेकिन जो मानते वो कहते हैं कि जब वो दोबारा क्रिया करेगा तो उसकी गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो कुछ तो व्यवहारवादी पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते और कुछ नहीं मानते। तो आगे लिख लो, पुनर्बलन को महत्वपूर्ण कौन मानते और नहीं मानते, उनकी दो दो इंडेक्स बना लो। एक तरफ लिख लो पुनर्बलन और दूसरी तरफ लिख लो अपुनर्बलन। कोई ना, जिसने लिख लिया वो ठीक है, नहीं लिखा वो लिख लो दोबारा। हाँ, इसमें लिख लो थोंडाइक। थोंडाइक मानता है, और कौन मानता है? पावलोग मानता है, स्किनर मानता है, हल मानता है। इधर एक ही है बस आपके गुथरी परीक्षा में। वॉटसन भी इसका समर्थन करता है, एसेंट भी करता है। बाकी आपके सिलेबस में तो एक गुथरी है, तो गुथरी याद रख लेना। बाकी इन दोनों के नाम रहे तो ठीक है, वरना काट दो इनको, कोई जरूरी नहीं है। वैसे अपुनर्बलन आए वहां पे एक ही नाम ध्यान रख लेना, कौन आएगा? गुथरी आएगा। दिमाग में बैठा लो अपुनर्बलन कौन मानता है? गुथरी। उसके अलावा जितने भी आ जाए वो सारे पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। बहुत डीप आ जाएगा तो ध्यान रख लेना, वॉटसन इसका समर्थन किया था कि पुनर्बलन काम का नहीं होता। तो ये विचारधारा थी पहली। कुछ पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते, कुछ नहीं मानते। अब इनके सिद्धांत पढ़ने ये बताते हैं कैसे। जैसे कोई कहता है कि सीखना अनुबंधन है, कोई कहता है एसआर अनुबंधन है, कोई कहता है कि अवलोकन से सीखते हैं। तो पहला सिद्धांत डाल, हेडिंग डालो थोंडाई का सिद्धांत। थोंडाई का सिद्धांत किसने दिया था? ये थोंडाई का कौन सा सिद्धांत है? हाँ, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। क्या दिया था इसने? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थोंडाइक ने। या थोंडाइक का कौन सा सिद्धांत है? प्रयास व। थोंडाइक कौन था? व्यवहारवादी था। कौन सा व्यवहारवादी था? पुनर्बलन व्यवहारवादी था। देखो ये चीजें जब भी आप पढ़ो तो आपके दिमाग में आनी चाहिए। थोंडाई का नाम लेते आपके दिमाग में व्यवहारवाद आना चाहिए,
ये पुनर्बलन को मान, फिर देखो आप परीक्षा में प्रश्न करोगे तो आपकी चीजें ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, ये पुनर्बलन को मानता है। अब जब परीक्षा में जो एग्जाम्पल आएगा ना, वहां ऐसा एग्जाम्पल बना के देगा एग्जामिनर जानबूझ के, वहां पे एक पुनर्बलन शब्द सीख मिलेगा, व्यवहारवाद मिलेगा, तो आपके दिमाग में आने चाहिए। वो 4 लाइनें देगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, कौन सा एक की व्याख्या करता नहीं करता है। तो ये क्या करता है, व्यवहारवादी है। कौन है, व्यवहारवादी है। कौन है, पुनर्बलन व्यवहारवादी है। जैसे थोंडाई का नाम जिंदगी में कभी भी सामने आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या गलतियां करता रहो, कोई बात को नहीं है ना। ये कहता है कि इंसान क्या करता है, प्रयास करता है। क्या करता है, तुम किसी भी चीज को पाने के लिए क्या करोगे, प्रयास, प्रयास करोगे तो आपसे क्या होगी, गलतियां होंगी, ये नेचुरल है। तो ये इसलिए इसने कहा था कि गलतियां नहीं करोगे तो तुम कभी नहीं सीख सकते। आपने कौन के गलतियों सीखा आदमी है ना, गलती होना नेचुरल चीज है। तो गलतियां सबसे होती है, अगर तुम प्रयास नहीं करोगे तो गलतियां नहीं होगी। तो इस सिद्धांत का मूल नाम तो यही है। मूल नाम कौन सा था, अभी सिद्धांत के और भी नाम है तो लिख लो उपनाम कौन कौन से। अगर तुम्हें और नाम याद रहे तो ठीक है, वरना ये जरूर याद कर लेना। भाई कोई टाबरिया को गुरुजी मानते हो, एक बता दो मारो इतो कौन याद हुआ है, तो एक वो जरूर याद रख लियो, बाकी उपनाम में लिख लो। संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं इसे, संयोजकवाद का, इसे बंध सिद्धांत भी कहते हैं, बॉन्ड। आवर्ती का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, इसे हर्ष व दुख का सिद्धांत भी कहते हैं, परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत के क्या है, उपनाम है। संबंधवाद, संयोजनवाद, बंध सिद्धांत, आवर्ती, हर्ष व दुख, परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत। हर्ष व दुख, खुशी व दुखी, कभी खुशी कभी गम। बंध, बॉन्ड सिद्धांत। हाँ, हाँ, परिश्रम व धैर्य, मेहनत करते जाओ, शांति बनाए रखो। शांति के पास नहीं रहना है, शांति को रखना है अपने पास। देखो, मेन सिद्धांत का नाम तो क्या है, प्रयास व त्रुटि। ये अन्य नाम है, ये परीक्षा में सारे जितने भी नाम आज तक ये पूछे गए हैं वो सारे दिखा दिए। देखो ये कहता है कि देखो जब भी आप परिश्रम करोगे और परिश्रम करने के बाद में आपको क्या होता है, सफलता मिल जाती है, तो आपको क्या होती है, होती है कि नहीं होती। कोई बच्चा 4-5 बार पेपर दिया, बेचारा फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, अचानक से उसका सिलेक्शन होता है। तो देखो जब वो हर परीक्षा दे रहा था और वो फेल हो रहा था तो क्या था उसके पास, दुख हो रहा। अचानक से एक पीडीएफ में उसका सिलेक्शन होता है और उसको क्या हो जाती है। कई बार अपन किसी ताले से, चाबी से कोई ताला खोलने की कोशिश करते हैं, गुच्छे में 5-7 चाबियां लगाई, कौन खुला, झाड़ आवा, गुस्सो आ रहे हो एकदम से, अचानक से एक चाबी सही लाग जाए, तो वो चाबी तो अपनी जिंदगी की, जिस दिन तुमने चाबी सही लगा दी उस दिन सिलेक्शन सही हो जाएगा। गलत चाबियां जिस दिन यूज कर रहे हो उतने दिन क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। ये कहता परिश्रम, मेहनत करते रहो, घबराना नहीं है। आदमी क्या करता है, जब भी असफलताएं आती हैं आदमी के पास, गलतियां होती है, तो वो क्या करना शुरू कर देता है। इसलिए क्या बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो। संयोजन संबंधवाद का कहता है कि जिन भी चीजों को आप सीख रहे हो उनसे संबंध स्थापित कर दो। क्या कर दो, संबंध स्थापित कर दो। संबंध जानो ने, रिश्तेदारी है ना। कोई आदमी अचानक से आपनो रिश्तो आ गयो, 20 आ गए और आपनो ब्याह हो गयो, वो आदमी के लागे लागो अपन बढ़िया, इन किताबों से क्या बना लो, रिश्ता बना लो, इनसे सगाइयां कर लो अपनी। जब संबंध हो जाएंगे तो चीजें सीख जाओगे, अन्यथा नहीं सीखोगे। ये आवर्ती का मतलब होता है कि एक ही चीज के अपन बार बार क्या करते रहते हैं, पुनरावर्ती, एक ही चीज को बार बार सीखते। तो ये सिद्धांत के क्या है, उपनाम है। बाकी तुम एक ध्यान में रखो, तो एक ध्यान रख लेना, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था।
बाकी और इनके नाम क्या क्या है, संयोजनवाद है, संबंधवाद है, आवर्ती का सिद्धांत है, बॉन्ड का सिद्धांत है, हर्षवर्ध दुख का सिद्धांत है, परिश्रम है, धैर्य का सिद्धांत है। कब दिया था थॉर्नडाइक ने? डेट पूछेगा कब, तो दिया था 1898 में। कब दिया था? देखो आप किताबों में पढ़ोगे तो कई किताबों में 1913 भी दे रखा है, और कई गुरुजी भी पढ़ाते होंगे 1913, आपने भी पढ़ा होगा 1913। तो मैं 1898 में क्यों लिखा रहा हूँ? और मुझे पता भी है किताब में दे रखा है, तो कहे तुम मैं बावड़ो है। देखो 18, इसने सिद्धांत अपना 1898 में ही दिया था। अगर परीक्षा में ऑप्शन 1898 और 1913 दोनों आ जाए तो 1898 में ही करना है। अगर 1818 में कारण वंश नहीं है तो 1913 कर देना, क्योंकि 1913 में इसने अपने सीखने के सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? जो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मूल सिद्धांत बताए थे, 5 गौण सिद्धांत बताए थे, वो 1913 में बताए थे। तो ध्यान रखना, इसने सिद्धांत तो 1898 में दिए थे। तो लिख लो, इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रकाशन या सिद्धांत 1898 में दिया था। कब दिया था? ये पूछते नहीं, आजकल नहीं पूछते, आज से 2 4 5 7 साल पहले पूछते थे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है, कब दिया था। आजकल ऐसे नहीं पूछते, आज तो बंद ही हो गई है प्रश्न आने हुए। तो ऐसे लगता है ना ये तो भी प्रजाति विलुप्त हो रहे। अब तो प्रश्न ही ऐसे आते हैं, दिमाग कई बार तो चक्री खाया के अड़ंगू आ रहे है ना। दूसरा लिखो, कहाँ के थे थॉर्नडाइक? कहाँ के थे? तो लिख लो उदयपुर के थे। हैं? नहीं थे क्या? ऐसा अच्छा आदमी नहीं हो सकता यहाँ का? हाँ, उदयपुर को होते तो आप सिद्धांत भी नहीं करने देते उसको, कहते तो रुक जा, क्या कर रहा है यार, तो ते कहाँ बिल्ली पकड़ रहा है। तो लिखो अमेरिका के थे। कहाँ के थे? कहाँ के थे? कौन थे थॉर्नडाइक? तो लिखो ये शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है इसे। लिख लो, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा मनोविज्ञान। इसने मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में लेके आया था ये। किसके क्षेत्र में लेके आया था? शिक्षा थी वहां पे, पहले मनोविज्ञान नहीं काम करते थे, ये क्या किया था, मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में लेके आए थे, इसलिए शिक्षा शास्त्री थे। और इसे क्या कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? इसलिए आपके सिलेबस में क्या है, मनोविज्ञान है या शिक्षा मनोविज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान है। देखो ये मनोविज्ञान आपके काम में नहीं आएगी। आप जब स्कूल में जाओगे तो ये बिल्ली कुत्ता एक थोड़ी ना लेके जाओगे कि कुत्तो लेके चला गया चलो बच्चों को, नहीं। आप वो कुत्ते की जो चीजें प्रयोग की थी वो आप अपने बच्चों पे कैसे अप्लाई करोगे, उससे क्या फायदा मिलेगा, उन चीजों को आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या यूज कर सकते हो। तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान। ये इन्होंने क्या किया था, जितने भी मनोविज्ञान में प्रयोग हुए थे उनको आप शिक्षा के क्षेत्र में कैसे प्रयोग कर सकते हो, कैसे यूज कर। जैसे इसने बताया था, पावलोक ने बताया अनुबंधन। अब बच्चों को क्या करता है, छोटे बच्चों को आप अनुबंधन करवा दो चीजों के साथ तो वो सीख जाएगा, अन्यथा वो नहीं सीखेगा। तो इनको शिक्षा के क्षेत्र में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। लिखो प्रयोग किस पे किया था? कौन सी बिल्ली थी? काली थी कि दौड़ी थी? दौड़ी बिल्ली थी, तो लिखो भूखी बिल्ली थी। हाँ, भूखी। हाँ, ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। वहां पे ऑप्शन था बिल्ली थी, पावलोक ने थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, वहां पे था बिल्ली थी, भूखी बिल्ली थी। तब यार बिल्ली तो ही बार रोटी खाईडी ही कौन खाईडी, वो तो ध्यान है। गुरुजी का नंबर होता तो पूछ लेता, गुरुजी बा बिल्ली की ही कलो करेडी कौन करेडी, डिनर करके आई के वाह। बिल्ली क्या थी? ध्यान रखना, जितने भी प्रयोग किए गए हैं मनोविज्ञान में जानवरों पे, वो सारे के सारे भूखे हैं। क्या है? और ध्यान रखना, व्यवहारवाद में जितने भी प्रयोग किए जाते हैं वो सारे के सारे जानवरों पे किए गए। संज्ञानवाद में मानवों पे किए गए, व्यवहारवाद में किस पे किए गए?
ये लिखो तो लिख लो, उसमें जब कॉमन विशेषता लिखाई थी उनमें एक नोट लगा के कि व्यवहारवाद में प्रयोग जानवरों पे किए गए, और वो सारे के सारे जानवर क्या हैं, भूखे हैं। क्या है? आदमी भूखो ज्यादा काम करे या दापेड़ो? है? हाँ, जिस चीज की आप में भूख होती है ना, वो काम आप ज्यादा करते हो। व्यवहारवाद में जानवरों पे प्रयोग किए गए थे। किस पे प्रयोग किए गए हैं? और संज्ञानवाद में मानवों पे प्रयोग किए गए हैं। देखो, जितने भी जानवर हैं वो भूखे हैं। भूखा आदमी काम ज्यादा करता है। आप में नौकरी की भूख है तो आप ज्यादा काम करोगे। भूख नहीं है, भूख का मतलब जानते हो ना, आप में एक ललक होती है। आप यहां से गए, कोचिंग से जाने के बाद में भूखा हो एकदम, फिर रोटी किसी ओचे थे खा लोगा, और थे बढ़िया रोटी खाए हो, फिर थे नखरा करोगा सब्जी में तो नमक की कोनी के सब, क्योंकि आप में क्या नहीं है, भूख नहीं है। और अठू गया एकदम भूख मरता ही, फिर दो चार रोटी चेपया बाद में बेरो पड़ोगे, सब्जी में तो नमक की है, कम है। इसलिए भूखा आदमी प्रतिक्रिया क्या करता है, ज्यादा करता है। तो इसने क्या प्रयोग किया था बिल्ली पे, देखो इसने क्या किया था, एक पिंजरा लिया और पिंजरे में क्या रख दी, बिल्ली रख दी। और इसके बाहर इसने एक मछली का टुकड़ा रख दिया था। क्या रख दिया था? मछली का टुकड़ा। मछली कैसी थी? मछली से क्या आ रही थी, सुगंध आ रही थी। सुगंध आती है क्या मछली से? गंध आती है? गंध थोड़ी ना आती है मछली से। नहीं, सुगंध आती है मछली से। हाँ। खाते हो मछली? है? कौन कौन खाता है? ये खाती है? अच्छा, कोई नहीं। जो आदमी खाता है ना, उसमें को सुगंध आती है ना, क्योंकि वो उसके लिए क्या, उद्दीपक है। जो नहीं खाता वो उसके लिए बेकार है ना। दारू पीने वाले को पूछना दारू अच्छी होती है कि बुरी होती है? है? उसको पूछना 7 को 7 बजते ही उसकी आंखों में चमक क्या लगाती है। अपन कहते हैं क्यों पी रहा है यार, ये बेकार है। वो कहता मैं किस लिए पी रहा हूँ, आधे घंटे बाद में बताऊंगा तेरे को। तो जो चीजें अपने को चाहती है, आपकी दादी के लिए सेकंड ग्रेड क्या काम किया? उनको तो इस किताबों में बदबू आती है। आती है कि नहीं आती? वो फेंक देती है कि छोरी वो की लफड़ो है, क्यों आने, लेकिन आपको तो खुशबू आती। तो ये बिल्ली भूखी थी, इसको जो इनके लिए उद्दीपक था, ये क्या था, उद्दीपक था, इसलिए उसको सुगंध आती है ना। जो नहीं खाते उनके लिए तो क्या है, तो गंदी है ना, कहते रहे अंगूर खट्टे हैं, है ना। हाँ, तो इसने क्या किया था, ये दरवाजा लगाया हुआ था, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, दरवाजा लगा दिए थे, यहाँ पे एक लीवर लगा दिया था। अब ये लीवर दबेगा तो ये दरवाजा खुलेगा, न था दरवाजा। अब लीवर को अगर दरवाजा नहीं खुलेगा तो बिल्ली बाहर नहीं आ सकती। बिल्ली भूखी थी। बिल्ली भूखी थी इसलिए क्या कर रही थी, बिल्ली को भोजन की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? भोजन की जरूरत थी। अपन बेरोजगार हैं इसलिए अपने को नौकरी की जरूरत है। आप नौकरी लगे हुए होते तो आते के यहाँ, थाने पकड़ रही हूँ, कोई बेटा पढ़ लियो नहीं थे तो भाग गुणा ही तू। इसलिए देखो, अपन कभी चतुर श्रेणी का, कभी पटवारी का, कभी कुछ कभी कुछ, अपन कहते हैं कैसे भी यार एक बार रोजगार मिल जाए, है ना। तो भूखे हैं अपन, अपने को बेरोजगार है। इसलिए बिल्ली भूखी थी, और जैसे जैसे भूखी थी इससे जो खुशबू आ रही थी वो उसकी भूख को और बढ़ा रही थी। होता है ना, कभी भूखे किसी के घर चले जाते हैं और फिर वो सब सब्जी बनाता है, तो वो खुशबू भूख को क्या कर देती है, और बढ़ा देती है। तो ये क्या कर रही थी, बिल्ली बेचारी तड़ाच रही थी, कभी इधर कूद रही थी, कभी इधर कूद रही थी। बिल्ली अनगणित क्रियाएं कर रही थी। बिल्ली को पता नहीं था कि दरवाजा कैसे खुलेगा। जैसे आप नहीं पढ़ते हो क्या, कभी कोई किताब लिया है, कभी कोई लिया है, कभी कोई की पीडीएफ लिया, कभी कोई को यूट्यूब पे चैनल चला रखा है, कभी कभी किसी का। आपने कभी डिसीजन लिया कि मुझे यही पढ़ना है? कोई बच्चा बाहर मिल जाएगा आपको कि हमारी कोचिंग वाले सर बहुत अच्छी पीडीएफ थे यार भी को, तुरंत भी का पेज निकलवा होगा। पता ही को नहीं क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। यही कहानी किसके साथ थी, बिल्ली के साथ थी। बिल्ली बेचारी डांस कर रही, करना इन कभी न कभी इधर कभी इधर। बिल्ली को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा। अचानक से क्या किया, बिल्ली का पैर इस लीवर पे पड़ा, लीवर पे पड़ा और बिल्ली ने, दरवाजा खुल गया और बिल्ली बाहर आई। बाहर आई तो बिल्ली के लिए ये क्या था, उद्दीपक था।
ये पुनर्बलन का काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था? पुनर्बलन का। बिल्ली को संतुष्टि हुई है ना, क्योंकि बिल्ली की भूख क्या हो गई? खत्म हो गई। बिल्ली क्या दोबारा ये प्रतिक्रिया करेगी क्या? करेगी कि नहीं करेगी? अगर यहाँ बात थोंडाई बैठे हो रहे तो लकड़ी लिया और बिल्ली आता है दे तो एक ले, दूसरे दिन बिल्ली आती क्या? नहीं आती, क्योंकि वो जो लकड़ी थी वो पुनर्बलन नहीं था। ये वही मांस का टुकड़ा इसके लिए क्या है? पुनर्बलन। मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ये परीक्षा में आएंगी, तो आप दोबारा आओगे कि मेरे पास, या किसी आदमी को कहोगे कि वो मास्टर अच्छा पढ़ा है और मैं पढ़ा रहा हूँ क्यों ही नहीं आवा है? एकदम यहाँ सटा सट तान बेरो ही नहीं पढ़ रहे कठू पर्सन है तो आओगा के? कोई आ गयो तो भी पकड़ दो, अरे भाई रुक हमारी जिंदगी खराब होगी, तू तो मत कर तेरी। इसका मतलब ये किस क्या था इसके लिए? पुनर्बलन का काम करती थी। किसका काम कर रही थी? दूसरे दिन बिल्ली ने क्या किया? बिल्ली को लगा कि यार मैं इधर जब उछल कूद कर रही थी तब दरवाजा खुला था, तो बिल्ली ने इधर वाली चीजें क्या कर दी? कम कर दी। बिल्ली ने क्या कर दी? बिल्ली को लगा कि इधर में नाच रही हूं तो कोई फायदा नहीं है। बिल्ली ने दूसरे दिन यहां से डांस करना शुरू किया था, तीसरे दिन या चौथे दिन बिल्ली को एक दिन ऐसा आया कि बिल्ली को लगा कि यार ये जो लकड़ी सी लागेड़ी ऊपर उठेड़ो है, इम क्यों नहीं क्यों गड़बड़ है, दिक्कत क्या मैं? एक दिन बिल्ली क्या की, तुरंत यहां से थॉर्नडाइक ने बिल्ली को वापस बंद किया। बिल्ली यहां आई और इसको दबाया और दबाते ही दरवाजा खुल गया। बिल्ली क्या कर गई? वापस से। हाँ, ये प्रतिदिन करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि थोंडाइक बिल्ली को बंद किया, बिल्ली ने कहीं डांस नहीं किया, सीधी गई लीवर के पास, लीवर को दबाया और बिल्ली ने क्या कर लिया? बिल्ली को दरवाजा खोलना आता था क्या? बिल्ली ने क्या किया? दरवाजा खोलना सीख लिया। कितनी क्रियाएं की? बहुत सारी क्रिया की। बिल्ली ने क्रिया की तो बहुत सारे प्रयास किए, इसलिए बिल्ली से गलती हो रही थी कि नहीं हो रही थी? यहां नाच रही थी, सही डांस था क्या? लेकिन बिल्ली ने धैर्य बनाया रखा, है ना। अगर बिल्ली यहां आते एक स्टेप पहले रुक जाती बिल्ली, तो क्या दरवाजा खोलना सीख जाती क्या? नहीं सीखते। बिल्ली ने धैर्य बनाए रखा। जैसे ही बिल्ली यहां डांस कर रही थी, दरवाजा नहीं खुल रहा था, बिल्ली को क्या हो रहा था? दुख हो रहा था। अचानक से दरवाजा खुला, बिल्ली को क्या हुआ? खुशी हुई। क्या हुई? खुशी हुई। बिल्ली बार बार क्रियाओं को दोहराती थी, इसलिए सिद्धांत क्या? आवर्ती का सिद्धांत है। बिल्ली ने इस दरवाजे बटन के मध्य और अनुक्रिया के मध्य क्या कर लिया? इस मछली के टुकड़े के और इस दरवाजे के मध्य क्या स्थापित कर लिया? संबंध। इसको पता चल गया कि जो बाहर मछली का टुकड़ा पड़ा है, अब मैं इसके साथ इसको जोड़ दिया, इसको दबाऊंगी तो मुझे बाहर वाला मिलेगा, नहीं था बाहर वाला नहीं मिलेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? संबंध का। इस दोनों के बीच इसने दोनों को जोड़ लिया, इसलिए इसको संयोजन कर लिया, संयोजनवाद का सिद्धांत। यही तो नाम है इन सिद्धांत के। देखो जितने भी नाम है वो सारे इस सिद्धांत की विशेषताएं हैं। नाम ऐसे ही थोड़ी ना आए हैं। नाम जितने भी आए तो ये सिद्धांत पे। थोंडाइक ने 10 दिन तक लगातार प्रयोग किया। कितने दिन तक प्रयोग किया? ये भी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि थोंडाइक ने कितने दिन प्रयोग किया था। कितने दिन प्रयोग किया था? 10 दिन तक। किस पे प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था। तो ये चित्र बना लो आप। मेरे जितनी सुंदर बिल्ली मत बनाना। बिल्ली तो वो इधर उधर हो गई ना, खाना खा लिया, वो सो गई अब। बिल्ली सो गई खाना खा के। अब दोबारा बनाऊं बिल्ली? ऐसे बना लो आप अपने हिसाब से। जब बिल्ली कैसे, बिल्ली का मुंह ही उल्टा हो गया अब तो। बिल्ली कैसे होती है? ऐसी होती है क्या? है? हमारे उधर तो ऐसी होती है, तुम्हारी वाली का पता नहीं। हाँ, इधर क्या है? ये दरवाजा है। क्या है? दरवाजा। ये बटन है, लीवर है। ये मछली का टुकड़ा है। मछली क्या थी? मच्छी, मछली से क्या आ रही थी? सुगंध आ रही थी। गंध नहीं आ रही थी, सुगंध थी। अच्छी होती है मछली। कितने दिन प्रयोग किया था? 10 दिन प्रयोग किया था। किस पे किया था? भूखी बिल्ली पे। बुरी बिल्ली नहीं थी। हाँ, कभी बुरी बिल्ली लिख लो। वैसे ये इतना सा सिद्धांत है। समझ में आ गया?
अब देखो इस सिद्धांत के तीन चरण है, कितने चरणों में किया था इसने, तो लिख लो इसके चरण कितने थे। ये भी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि थोंडाई के सिद्धांत कितने चरणों में पूरा हुआ था, या थोंडाई के सिद्धांत के कितने चरण थे, कितने चरण है। अरे ये समझ में आ रही है ना बातें, कोई बच्चा है कि जिसके नहीं समझ में आ रही, कोई यहाँ कहे कि गैल ने सूत्यो आराम हो। कितने चरण थे इसके, कौन कौन से चरण थे हैं, तो लिखो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, या तीसरा चरण। याद हो जाएंगे। हाँ बस ये याद कर लेना, और चीज हो ना हो ये तो हो जाएगा ना। बताओ इससे अच्छा क्या पढ़ाऊं आपको। तीनों चरण याद हुए कि नहीं हुए, पहला दूसरा तीसरा। समझ में आती है कि नहीं आती, आगे नहीं साइकोलॉजी समझे। कितने चरण थे, कौन कौन से। हाँ बस बाहर जाके यही बताना कि हमारे गुरुजी इतना अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ वहीं याद हो जाता है। क्या कि थोंडाइक ने तीन चरण किए थे, पहला चरण दूसरा चरण तीसरा चरण। कितने चरण बताए थे, तीन चरणों में बांट दिया था। पहला चरण क्या था, लिखो बिल्ली बहु प्रतिक्रिया कर रही थी। हाँ बहु प्रतिक्रिया, बहुत सारी क्रियाएं कर रही थी। बिल्ली पूरी इधर उधर नाच रही थी, पता ही नहीं था। बिल्ली पूरे पिंजरे में नाच रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी, वो क्या थी, बहु प्रतिक्रिया। आप जब पहली बार आए थे, बच्चा जब पहली बार परीक्षा देता है तो वो बेचारा बहुत सी प्रतिक्रियाएं करता है। दूसरी बार वो क्या करता है, प्रतिक्रियाओं में कमी कर देता है। जैसे आपने कोई किताब पिछली बार पढ़ी थी, उससे प्रश्न नहीं आए थे, तो क्या दोबारा पढ़ोगे क्या, नहीं पढ़ोगे, आप सिलेक्टेड चीजें पढ़ोगे। तो प्रतिक्रियाओं में आप क्या कर देते हो, कमी कर देते हो, कमी कर देते हो कि नहीं कर देते। तो इसलिए दूसरे चरण में इसने क्या किया था, तो लिख लो सही क्रियाओं का चयन। देखो ये पिंजरे में बिल्ली क्या कर रही थी, इधर नाच रही थी, इधर नाच रही थी, इधर। बिल्ली को पता ही नहीं था सही क्या है। दूसरे दिन देखो इसको ये पता चल गया कि इधर तो कोई फायदा ही नहीं है, तो मैं इधर नाच रही थी तो मेरे को फायदा हुआ था। इसलिए सही क्रियाओं को क्या कर रही है वो, चयन कर रही है। इसलिए सिलेक्शन में हमेशा सही चीजों को पढ़ो। अब सही चीजें कैसे पढ़ोगे, अब आपको पता है कि कौन सी चीजें सही है कौन सी गलत है। इसलिए पुराने पेपर उठाओ, और उनमें मैंने बताया था ना, जीन ब्याजी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जीन ब्याजी से प्रश्न आता है। अपन किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो दो चीज पढ़ो, एक तो क्यों पढ़ रहे हैं उसको, और एक कैसे पढ़े। क्यों का मतलब होगा कि वो चीजें पहले पूछी गई हैं क्या, उनसे प्रश्न आते हैं क्या, आते हैं तो दोबारा आएंगे। और कैसे पढ़ेगा मतलब वो पर्सन कैसा उठाता है वहां से एग्जामिनर। आपका कंपटीशन उसी के साथ है। एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है, आप पीछे का सेकंड ग्रेड का पेपर उठा लो, वो पेपर पूरा पढ़ दो, आपकी आधी तैयारी खत्म हो जाएगी। 50% सिलेबस क्लियर हो सकता है कैसा, 100% में, 150% में हो सकता है। एग्जामिनर जब वो 100% आए हैं आपके पेपर फेस्ट के, उनमें से आपको 400% है, वो 100 नहीं है। कितने परसेंट है, एक उत्तर सही है, तीन गलत है। वो तीन कौन से प्रश्न का सही उत्तर है, और वो उत्तर है तो वो कौन से सिद्धांत का है, वो कौन सी चीजों का, एग्जामिनर वहीं से उठाएगा। आप नोट कर लेना इस चीज को, जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे। लास्ट भर्ती कब हुई थी सेकंड ग्रेड की, जुलाई में, एक साल पहले हुई थी। एक साल वाली पहले का पेपर उठा लो, उसको डाउनलोड कर लो। उसमें साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन थे, उन 20 क्वेश्चनों को पढ़ो कि कौन कौन सा सही पूछा था। और जो चार ऑप्शन गलत हैं, उनमें जैसे वो पूछ रहा है कि ये जो गलत है, मैं अगला जो मेरा प्रश्न आएगा वो इसी सिद्धांत से आएगा, ये सिद्धांत क्या कह रहा है। और उन चीजों को क्लियर कर लो, सिलेबस कंप्लीट है, काम खत्म। अपन क्या कर रहे हैं, बिल्ली की तरह डांस कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, लग रहे हैं सब, पूरी दुनिया लगी हुई है। कोई कहाँ, कोई बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बच्चा बेचारा सुबह से शाम कोचिंग में, बीच में लाइब्रेरी में, खाना तक नहीं बनाता, टिफिन लगा रखा है। क्यों, इतना पढ़ रहा है, लास्ट में रिजल्ट आता नहीं, क्योंकि क्रियाएं क्या कर रहा है, बहुत कर रहा है, लेकिन कौन सी क्रिया सही है ये पता नहीं। बिल्ली को भी पता चल गया था, अपने को तो पता चल, बिल्ली से कमजोर थोड़ी ना है।
है ना, इसलिए सही क्रियाओं का चयन करो। बिल्ली दूसरे दिन इधर क्रियाएं नहीं कर रही थी, बिल्ली को पता चल गया कि ये जो क्रियाएं वो बेस्ट हैं, ये बेकार की हैं, ये कोई काम की नहीं है, मैं इधर क्रिया, इसलिए सही क्रियाओं का उसने क्या किया, चयन किया। कि गलत क्या, सही क्रिया क्या थी, इसने लीवर दबाया। इसने क्या, लीवर दबाना मेरा काम है, अगर मैं इस लीवर को दबाऊंगी तो मेरा काम निपट जाएगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं। आप सेकंड ग्रेड में जाते हो, सेकंड ग्रेड में आपकी मेरिट कितनी रहती है, कितनी जाती है मेरिट, कितनी गई थी पिछली टीएसपी की, 50%, 55%, 60%, जाती नहीं है इतनी तो, कहाँ जाती है, 40% रहती है। हाँ, और फर्स्ट ग्रेड वाले तो कह भी मत देना कि मेरिट जाती है जाती ही नहीं है, वैकेंसियां खाली जाती हैं। इसलिए अपने को तो नंबर ही 40 लाने हैं, 50, तुम 60% ले आओ, सिलेक्शन हो जाएगा। सही क्रिया यही तो कह रही है कि भाई तुम 60 नंबर ले आओ, तुम्हें पूरा नहीं पढ़ना है, अपन पूरा पढ़ रहे हैं, गुरुजी ओ सिलेबस कद कराओगा मारो, ओ रग्यो, ओ रग्यो, मतलब आप फीस दे दी तो पूरा पढ़ के जाओ, नहीं वैसा विद्वान नहीं बना, आपको पूरी साइकोलॉजी नहीं पढ़नी। आप साइकोलॉजी में वो चीजें पढ़ लो जो परीक्षा में आती हैं, जो चीजें जी हैं, जो बार बार पूछी जाती है, बाद में बनते रहना विद्वान। तो ये बिल्ली ने लीवर दबाई, ये क्या था, बिल्ली ने संबंध स्थापित कर लिया, क्या कर लिया, संबंध स्थापित कर लिया कि मैं ये लीवर और इसका एक रिलेशन है, इन दोनों का संबंध है एक दूसरे से, अगर इनका संबंध नहीं है तो मैं इसको दबाऊंगी तो ये मिलेगा नहीं, दबाऊंगी तो ये मुझे प्राप्त नहीं। तो लिख लो तीसरे चरण में, उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित कर लिया। क्या कर लिया, ये बिल्ली जो कूद रही थी ये क्या था, अनुक्रिया थी, और मछली क्या थी, उद्दीपक था। तो तीन चरण थे इसके, कितने चरण थे, पहले चरण में क्या करता, बहुत सारी क्रियाएं करता, दूसरे चरण में क्या करता है, क्रियाओं को कम कर देता, और तीसरी क्रिया में वो क्या कर लेता है, उद्दीपक। और अब थोंडाई कभी भी बिल्ली को बंद कर देगा, बिल्ली आंख मीच की जाएगी, वहां पे क्या करेगी, बटन दबाएगी, लीवर को दबाएगी। आप अपने घर में जो दरवाजा खोलते हो उसका आपके साथ क्या हो गया, लाइट चली जाती है, आपकी किताब, आपके कपड़े कहाँ, आप अंधेरे में जाके ले आते हो नहीं, और कोई दूसरा घर चले जाओ तो दीवार का मुंह बेड़ा है ना, क्योंकि उन चीजों के साथ अपना क्या नहीं है, संबंध स्थापित नहीं। तो कितने चरण थे इसके, तीन चरण थे ये था थोंडाई का छोटा सा सिद्धांत, ये तो सिद्धांत हो गया पूरा। अब आती है बात के थोंडाई के सिद्धांत को शिक्षा में क्या उपयोगिता है। भाई आपको स्कूल में जाओगे तो ये बिल्ली लेके नहीं जानी है, ये पिंजरो लेकर बिल्ली गाल के टाबरागन चले गया। आप अपने बच्चों को इन सिद्धांत से क्या चीजें सिखा सकते हो, कौन से बच्चों पे ये सिद्धांत अप्लाई होता है, कौन सो पे नहीं होता। तो लिखो शिक्षा में इसकी उपयोगिता, यहीं से प्रश्न आएंगे सबसे ज्यादा, शिक्षा में उपयोगिता। किसमें उपयोगिता, कौन से बच्चों के लिए उपयोगी है, तो लिखो मंद बुद्धि के बालकों के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है, मंद बुद्धि के बालकों के लिए उपयोगी, क्योंकि गलतियां किससे होती हैं, मंद बुद्धि, इंटेलिजेंट आदमी से गलती होती है क्या, नहीं होती। प्रतिभाशाली बालक कभी गलती नहीं कर, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट बार में सिलेक्शन ले जाते हैं, होते कि नहीं होते। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली परीक्षा देंगे, पहली बार, सेकंड ग्रेड की पहली बार सिलेक्शन लेना इजी होता है, दूसरी बार इजी होता है, दूसरी बार लेना है, पहली बार सिलेक्शन होना इजी होता है, क्योंकि पहली बार आदमी पे प्रेशर कम होता है। उस दूसरी बार तीसरी बार बच्चे के दिमाग में एक नेगेटिव चीज चलती है कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो तीसरी बार, पहली बार आदमी बेफिक्र है,
कई बार को नहीं आदमी बेफिक्र हो और वो कुछ भी कर देता है। अब आपको पता ही नहीं क्या परीक्षा होगी क्या नहीं होगी। जब पहली बार जाओगे तब पता चलेगा कैसा पेपर आता है। इसलिए मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो गलतियां ज्यादा करते हैं, तीव्र बुद्धि के बालक समझ जाते हैं चीज को एक बार में, दो बार में, है ना, ज्यादा से ज्यादा तीन बार में। मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो बार बार चीजों को रिपीट करते रहते हैं, वो आवर्तियां कर, उनसे गलतियां होती है। छोटे बालकों के लिए सिद्धांत उपयोगी है। किनके लिए उपयोगी है? छोटे बालकों को क्या करता, बार बार गलतियां होती हैं। आपसे गलती होगी क्या? नहीं। आपको कोई कहते पानी का लोटा लेके आना, गिलास लेके आना, आप ले आओगे, यहाँ थोड़ी है बीच में ढोल दोगे, गलती होगी। लेकिन छोटा बच्चे से क्या होगी? तो मंद बुद्धि के आदमी से क्या होती है? मंद बुद्धि के बालकों के लिए सिद्धांत क्या है? उपयोगी है। आगे लिखो। और कौन से बालकों के लिए उपयोगी है? छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। आईक्यू लेवल पूछ ले तो कौन से होंगे? जिनका आईक्यू लेवल क्या होता है, सामान्य से कम होता है, उनके लिए सिद्धांत क्या होता है? उपयोगी होता है। बाकी छोटे बालक होते हैं उनके लिए भी ऐसे, क्योंकि छोटे बालक बार बार क्या करते हैं, चीजों को दोहराते हैं। एक लिख लो, अधिक आयु के बालकों के लिए उपयोगी है। हाँ, अधिक आयु के। हाँ, ज्यादा आयु के, बूढ़ा के लिए। अधिक आयु का मतलब समझते हो? मतलब जो बच्चा अपनी पढ़ाई लेट से शुरू करता है। अभी मान लो किसी बुजुर्ग आदमी को आपको साइकोलॉजी सिखानी है, तो कैसे सिखाओगे? आपको ये साइकोलॉजी क्यों नहीं समझ में आती? बाकी चीजें हार्ड लगती है, साइकोलॉजी क्यों लगती है? बाकी आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री हार्ड लगती है क्या? क्यों नहीं लगती? क्योंकि आपने इसको नाइन्थ में पढ़ा है, आठवीं क्लास में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा है, 11वीं में, 12वीं में राजस्थान पुलिस में पढ़ा है, पटवारी में पढ़ा है, चतुर्थ श्रेणी में पढ़ा है, एलडीसी में पढ़ा है। इसको आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि 12वीं तक आपने पढ़ी नहीं, कॉलेज में नहीं पढ़ी, बीएड सारे तुम कैसे करके आए हो तुम्हें पता ही है, बताने की क्या जरूरत। इसलिए आप पहली बार जब शिक्षक भर्ती में आए हो तब आपका इसका सामना हुआ है, तो आप बहुत एज लेके आप इन चीजों को पढ़ना शुरू किया है। यही चीजें आप छठी क्लास से पढ़ते थे, 7वीं क्लास से। मैं बताता हूँ ना, पहले के लोगों की इंग्लिश कमजोर होती थी, आज के लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है। रीजन क्या है? क्योंकि पहले इंग्लिश की शुरुआत छठी क्लास से होती थी। सुना है क्या? पहली, आजकल पहली क्लास से इंग्लिश चलती है। तो वो अधिक आयु के आदमी होते हैं। जैसे अपनी सरकार ने एक साक्षरता मिशन चलाया था कि गांव के आदमियों को पढ़ाया जाएगा, इतना साक्षर बनाया जाएगा वो अपने साइन कर सके। तो वो जब वो बुजुर्गों के पास या बड़ी उम्र की महिलाओं के पास जाते थे तो उनका नाम सिखाने के लिए, साइन करे, उनको बहुत बार अभ्यास करवाना पड़ता था। तो जो आदमी की आयु लेट से, जैसे एक बालक 5 साल का क्लास में गया, पहली क्लास में, और इसी बालक को जब आप 12 साल के बाद पहली क्लास में भेजोगे तो इस बालक की मानसिक बुद्धि लब्धि क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अधिक आयु के बालकों का मतलब समझ गए? यानी छोटे बालकों का मतलब हो गया जो छोटे बालकों को जो काम दिया जाता है, और कौन से बालकों के लिए? मंद बुद्धि के बालकों को। इसका मतलब आईक्यू लेवल जिनके लिए बढ़िया है उनके लिए ये सिद्धांत उपयोगी नहीं है। ये सिद्धांत क्या होता है? जो प्रतिभाशाली बालकों को बार बार अभ्यास की जरूरत है। जो बच्चा अपनी सामान्य स्तर की या जो औसतन आयु होती है, मानसिक आयु, आपके आपके बुद्धि आएगी तो मानसिक आयु, वास्तविक आयु की, मानसिक आयु से अधिक हो गया, उसकी आयु, वास्तविक आयु अधिक होगी, उनके लिए ये सिद्धांत क्या है? उपयोगी है। क्योंकि बार बार उनको क्या करने की जरूरत पड़ेगी? अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। जब ये सिद्धांत देखो आपको कैसे प्रयोग कर रहा है, आपके पास छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो आप उनको पढ़ाने के लिए क्या करता हो, इसलिए सिद्धांत कहता है कि वो गलतियां करेंगे। आप भी इनको बेटा लिख के ऐसे कबूतर, वो बेचारो एक दो बार लिखो फिर भूल गयो, फिर भी दी था आपकी है? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये गलतियां करेगा। आपके पास बड़ा बच्चा आ गया, कोई तीसरी क्लास में 15-16 साल को आ गयो, तो पता है कि वो इसी सिद्धांत पे काम करेगा। कोई बच्चा क्लास में, सारे बच्चे एक से नहीं बैठेंगे आप में, कोई प्रतिभाशाली बालक रहेगा, कोई सामान्य बालक रहेगा, तो कोई तीव्र बुद्धि। इसीलिए देखो अध्यापक बार बार पूछता रहता है कि बेटा समझ में आए। उनको पता है एक बच्चा एक बार में, कई बच्चे होते हैं हाँ सर आगे बताओ, आगे बताओ, कहीं के हाँ गुरुजी क्या कहा कि हो, इसका मतलब वो इनका आयु की लेवल क्या आता है? कमजोर। और लिखो, और कौन से, क्या उपयोगिता होती है इसकी, बताओ। और बताओ क्या उपयोगिता होती है इसकी शिक्षा में?
कौन से विषय में उपयोगी होगा ये? तो लिखो गणित, विज्ञान व समाजशास्त्र। उपयोगी है। किस में उपयोगी है? गणित, विज्ञान व समाजशास्त्र में उपयोगी है। गणित में उपयोगी है क्या ये? बार बार अभ्यास करने की जरूरत किसको पड़ेगी? इसीलिए देखोगे अपन जब स्कूल में आते थे तो गणित वाले गुरुजी होमवर्क देते थे, एक पर्सन कर देते थे, चार पर्सन और डाल देते थे, घर से करके लाओ। कई बार नहीं लगता कि और वो मास्टर एक पर्सन दो पर्सन खुद करा दी और बैठ गयो कुर्सी ले, इन खुद ने को नहीं आवेंगे, लगता था क्या? वो अभ्यास करवाता था। आप गलतियां करोगे गणित में निकालोगे तो सीखेगा। विज्ञान की जब लैब में जाओगे आप, तो आपको बार बार प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, तब आप जाके सीखोगे। ऐसे थोड़ी ना आपने एक बार में इंजेक्शन लगाना सीख लियो, चलो सा कोई मिले भाग तक ले, नहीं, उसका क्या होता, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। और समाज शास्त्र में उपयोगी, समाज शास्त्र में कैसे होगा? हो सकता है क्या? समाज शास्त्र का सामाजिक कौन होगा? समाजशास्त्र में जितने भी नियम है, सिद्धांत हैं, जैसे आप एक सामाजिक आदमी बनना चाहते हो, आपके समाज में कोई कुरीति आ रही है उसको हटाना है, कोई नई अच्छी रीति लानी है, तो अब आप समाज में एक बार में हटा दोगे क्या? और लोगों ने समझाता समझाता कई बार तो खुद के समझ में आ जाए कि भैया कौन समझे, है ना। इसलिए इनका बार बार अभ्यास करना पड़ता है। देखो, तो ये ध्यान रख लेना, ये सिद्धांत किसने दिया था, ये कौन कौन से विषय में उपयोगी है? गणित, विज्ञान व समाज। गणित में उपयोगी ये बताया था क्रो एंड करो ने, किसने बताया था? करो एंड करो ने बताया था। और विज्ञान में सामाजिक समाजशास्त्र में उपयोगी ये बताया था कोलसनिक ने। कोलसनिक ने, कोलगेट मत लिख लेना, कोलसनिक। देखो आपको, अगर ये कोलसनिक और करो एंड करो याद रहे तो ठीक है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट तो कर लेना, वरना इतना ध्यान रख लेना गणित, विज्ञान व समाजशास्त्र में ये सिद्धांत क्या है, उपयोगी है। और क्या उपयोगिता आती है इस सिद्धांत की? तो लिखो, लेखन सुधार, लेखन सुधार होता नहीं, हाँ, उच्चारण सुधार के लिए सिद्धांत उपयोगी है। सिद्धांत उपयोगी है भाई। बच्चा जो होता है अपने सूत्र लेख डाल के देते थे ना, राम आम खाता है ना, तो वो क्या था, लेखन सुधारी तो था। वो अपनी चीजें अपने को बार बार इतनी बार लिखाई जाती थी, इसलिए आप इस सिद्धांत का प्रयोग करो, उच्चारण सुधार। कई बार होता है ना, वो सामाजिक वाले गुरुजी अपने से किताब पढ़वाते थे, है ना, आगे आएगी आपकी एक विधि आएगी, तू पढ़ विधि, है ना। तो वो कहते थे, अपन सोचते थे यार वो खुद तो बैठ गए और अपन पढ़ाओ, अपन पढ़ते रहते थे, और बीच में ही तो बड़ो नाम आ जाए तो एक बार तो गड़बड़ा जी तो को नहीं करूंगा, फिर भी पांच चार बार बोलने की कोशिश करता तब आता था। आप देखते हैं पहले जब पहली बार उदयपुर आए होंगे बचपन में, तो कैसे पढ़ते हैं, उदयपुर है उदयपुर है, ऐसे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? इसलिए वो उच्चारण सुधार के लिए सिद्धांत क्या है, उपयोगी है। आगे लिखो, आदत निर्माण में, किसमें? हाँ, किस में उपयोगी है? आदत जानते हो, कोई चीज अपनी आदत बन जाती है, किसी चीज का आप इतनी बार प्रयोग करोगे वो आपकी आदत हो जाए। चाय अब पीने अपनी क्या है, चाय नशा करती है क्या? नहीं करती, चाय नशा नहीं करती। कभी देखा है कि किसी चाय पिए हुए आदमी को नशे में बात करते हुए, बैग की बैग है क्या है, नहीं करता, चाय आदत हो गई अपनी, है। बच्चे पुड़िया खाते हैं, पुड़िया ना नशा थोड़ी ना है। सिगरेट वगैरह ये नशा नहीं होती, ये आदत होती है। नशा होता है जो आपको चेतन मन काम करना बंद कर दे, दारू पियो आदमी,
कभी वो होश में नहीं होता है क्या? कभी देखा कि चाय पी के आप बेहोश हो गए, बिना होश में बात कर रहे हो, है कण है चाय पी हुई है, नहीं काम करता। चाय पीनी अपनी आदत हो गई, क्या हो गई? और वो घर वालों ने इतनी बाहर पिलाई कि अब वो अपनी क्या बन गई, आदत होती है। कई आदमी पेन मुंह में लेने की आदत होती है, मजा आता है उसमें, आता है कि नहीं आता? उसको लगता है यार जिंदगी का आनंद इसी में है, ले रख। लेते कि नहीं लेते? लेकिन दो चार और दे, ले ले ले, उनको आनंद आता है। किसी को किसी चीज का आदत हो, जिन चीजों की आपकी आदत हो जाती है, आप वो चीजें करते रहते हो, करते रहे, तो वो आदत निर्माण में, किसी बच्चे की अच्छी आदत डेवलप करनी है तो वो चीजें इतनी बार करवाओ कि उसकी क्या बन जाए, आदत बन जाए। आपको किताब पढ़ने में मजा आता है, रील्स देखते हो, रील देखो ना, हाँ ये अपनी क्या बन गई, मजे को नहीं होगा, 5-7 घंटा पता ही नहीं चल रहा। देखो आपने देखो जब पहली बार जब जियो आया था तो फ्री में दी थी, एसी में दी थी ना, लाइन में खड़े हो कि आप लाए थे। तो उसने क्या, पहले 1 GB डाटा मिलता था 28 दिन 30 दिन, और वो भी बच जाता था। आज 3 GB तो 11 बजे निपटा दिया, फिर पासवर्ड दे रहे यार, पासवर्ड दे। मतलब क्या हो गया, उसने जियो वालों ने फ्री दिया अपने को, इसकी अपने क्या लगा दी। अब रह सकते हो कि तुम बिना नेट के? कल परसों वो एक समाचार वाले सुना रहे थे कि इसी तरीके से युद्ध चलेगा तो नेट में भी खतरा आ सकता है। ये बर्दाश्त नहीं होगा भाई साहब, रील बंद नहीं होनी चाहिए। तो वो चीजें अपनी आदत बना दी। देखो वो कितने बड़े आदमी थे, अपने को कभी नहीं सोचा कि यार इतना बड़ा बिजनेसमैन आदमी मूर्ख है कि अपने को फ्री में नेट दे रहा है। दिया था ना उसने 6 महीने, अपन लिया था, खूब मजा ले रहा। कहीं तो टावरा पर चढ़ रहा, वो एक बार वो जियो के नेट वाईफाई फ्री किया था कि जहां जहां लगा 200 मीटर के दायरे में, तो कई टावर तो वो एंटीना पर ही चढ़ा रहता है ना। हाँ, ये आदत बना दिया। आज देखो वो कमा रहा कि नहीं कमा रहा, खूब कमा रहा ने, इसने अपनी क्या लगा दी, आदत लगा दी। यही आदत आप किताबों में लगा लो, 2-4 दिन दिक्कत आई। कई आदमी देखते हो ट्रेन में जाते, बूढ़ा बूढ़ो बूढ़ो बैठे एकदम उपन्यास पढ़ रहे है ना। आप रील देख के मूर्ख है कि यार, मुसाणा में जाने की आयु है, शमशान घाट में जा किताब पढ़ रहे हो, उसकी क्या हो गई, आदत हो गई है ना। बुजुर्ग आदमी घर में अखबार आता ना, अखबार बुजुर्ग लोग पढ़ते, देखो जब तक अखबार नहीं आता उनको बेचैनी सी रहती है, क्या है वो आदत हो गई उनकी। अपन नहीं पढ़ते, मजा ही नहीं आ रहा है। लेकिन वो पूरे अखबार में कुछ नहीं पढ़ता, वो दो ही चीजें पढ़ता है, एक तो कौन कहां से भाग गई, दू, दूसरा देखता तीये की बैठक क्या, तीसरा देखता राशिफल क्या है, चौथा कोई आईपीएल की खबर देख लेगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ते। लेकिन वो क्या बन गई, इसलिए किसी चीज के आदत निर्माण में ये सिद्धांत क्या है, उपयोगी है। आगे लिखो, यांत्रिक क्रियाएं, यांत्रिक क्रियाएं या गामक क्रिया लिख लो, गामक क्रियाएं कौन सी क्रियाएं, इन्हीं को यांत्रिक बोलते हैं। यांत्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मशीनी क्रियाएं होती है। कौन सी होती है, कौन सी क्रियाएं, यांत्रिक क्रियाएं, इनको मशीनी होती हैं। इसको गामक क्रियाएं बोल दो, या ये सारी की सारी क्रियाएं किस सिद्धांत पे की जाती है, थॉर्नडाइक के। ये सिद्धांत यांत्रिक क्रियाओं को करने के लिए क्या है, उपयोगी है। कौन कौन सी होंगी यांत्रिक क्रियाएं, तो लिख लो एग्जाम्पल में, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, नहाना, नहाते हो तो लिख लेना, खाना, सोना, सोना वो नहीं है, नींद वाला सोना, खाना पीना लिखना, नहाना धोना, ये सारी कौन सी क्रियाएं हैं? गामक क्रियाएं हैं। अपन खाना खाने की पहली बार प्रैक्टिस की थी कि नहीं की थी, है ना। गरीब छोटे बच्चन को देखो, वो खानो खा तो मुंह में एकदम भर जा है। अपने इतनी बार प्रैक्टिस कर ली कि अब खाने खाने से पहले सोचते हो क्या, नहीं सोचते है। नहाने की प्रैक्टिस कर ली, तो ये सारी कौन सी क्रियाएं हैं, मतलब यांत्रिक क्रियाओं में एक चीज ध्यान में रख लेना, परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि कौन सी यांत्रिक क्रियाएं हैं। यांत्रिक क्रियाओं को गामक क्रिया भी कहते हैं, इनको मशीनी क्रिया भी कहते हैं, मतलब वो एकदम मशीन की तरह काम करती है। जिन भी क्रियाओं को करने के लिए आपको 1% सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारी कौन सी होती है, यांत्रिक क्रिया होती है। कौन सी होती है,
जैसे आपको दौड़ना है, पीछे कुत्तो लागो तो सोचोगा कि कौन सा सिद्धांत तो दौड़ू अभी, है कौन सा नियम लगाऊं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एकदम चंपल हाथ में ली फुर, है ना। सोने पहले सोचोगे कि आज की स्टाइल सोवा भाई, नहीं, कहाँ ही कोई जरूरत नहीं है ना। खाना खाना पहले सोचोगे कि यहाँ करके ले लूंगा ओम नमः शिवाय, नहीं, वो सारी कौन सी क्रियाएं हैं, काम्य क्रियाएं। जिन चीजों को करने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारी कौन सी क्रियाएं होती है, काम्य क्रियाएं होती है। तो इन सिद्धांतों के लिए, ये इस सिद्धांत की क्या है, शिक्षा में उपयोगिता। अब इसकी आलोचना भी हुई है, क्या हुई है, आलोचना हुई है। आलोचना तो होगी कि नहीं होगी, हाँ, अपन भारतीय हैं, आलोचना नहीं करेंगे मजा नहीं आता। सबसे ज्यादा मजा किस में आता है, बहुत आनंद आता है, किया करो। जिन चीजों में आपको आनंद आता है वो काम कर लिया करो। किसी की चुगली करने में मजा आ रहा है तो कर लिया करो, कौन से पैसे लगते। हाँ, आता कि नहीं आता। किसी की बींदनी देखने के, बींदनी जानो ना, कोई लड़का शादी करके आता है, मतलब एकदम खूबसूरत छोरी है, कि भाई लड़की तो बहुत अच्छी है, थोड़ी सी नाक टेढ़ी है, तेरे की दिक्कत है, लेकिन आलोचना तो करके आनी है, कठन कठन, है ना। पनीर डाल दियो तो भी कहे थोड़ा नमक इया कर दे तो और बढ़िया रहता, है ना। तो आलोचना ही होंगी, क्या आलोचना है, लिखो, ये सिद्धांत यांत्रिक है, ये इसकी आलोचना है, क्या है, यांत्रिक है। हाँ, जो भी चीजें यांत्रिक होती हैं वो अच्छी नहीं होती, अच्छी होती है क्या, नहीं होती। रटी हुई चीजें अच्छी होती हैं क्या, नहीं होते। रीट वाले बच्चे क्यों रो रहे हैं, क्योंकि वो रट के गए थे बेचारे, एग्जामिनर ने परीक्षा पैटर्न बदल दिया है, वो रो रहे हैं, क्या हो गया भगवान ये जिंदगी में, है ना। इसका मतलब क्या है, वो रट लिया, चीजों ने क्या कर लिया, यांत्रिक चीजें अच्छी नहीं होती, समझी हुई चीजें। आगे लिखो, दूसरी आलोचना लिख लो, इस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि का अभाव है, किसका, अंतर्दृष्टि या सूझ का अभाव है। अंतर्दृष्टि या सूझ का प्रयोग नहीं किया गया है। बिल्ली सोच थोड़ी ना रही थी, बिल्ली तो मन मारी बाई डांस कर रही थी, है ना। होते ना डांस, जो आदमियों को, जिनको डांस करना आता है, वो जब नाचते हैं तो वो कैसे नाचते हैं, वो गाने के अकॉर्डिंग नाचते हैं। और जिनको नहीं नाचना आता वो उनके पास एक ही डांस है ना। तो वो यांत्रिक होते हैं, कौन से होते हैं, कई आदमी नाचते ना ऐसे करके, बस कुछ ही चल रहा है, उनके हाथ ऐसे जाएंगे, वो यांत्रिक है। जिनको डांस करना आता वो गाने के बोल के अनुसार नाच। तो इसमें अंतर्दृष्टि या सूझ का क्या था, अभाव था, क्या था। बिल्ली नहीं समझ रही थी कि कहाँ दरवाजा है, खुलेगा नहीं खुलेगा। अगर बिल्ली समझदार होती तो बिल्ली पहले दिन ही क्या कर लेती थी, खोल लेती। वो इधर की फालतू क्रियाएं, आगे लिखो, प्रतिभाशाली बालकों के लिए सिद्धांत उपयोगी नहीं है। किन के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक है वो एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करता। उनके लिए वो चीजें क्या है, गलत है। अगर मैं एक ही चीज आपको 10 बार पढ़ा दी तो जो मंद बुद्धि के बालकों के, सामान्य बालकों को ठीक लगेगा, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक हो उनको वो कहेंगे गुरुजी क्या कर रहे हो रोज की, क्यों टाइम खराब कर रहे हो हमारा। तो प्रतिभाशाली बालक एक ही चीज को बार बार नहीं करता। तो ये क्या करता, प्रतिभाशाली बालकों के लिए सिद्धांत क्या नहीं है। आगे लिखो, इस सिद्धांत की लास्ट आलोचना, ये पश्य दृष्टि, इस सिद्धांत में पश्य दृष्टि पाई जाती है। कौन सी दृष्टि, पश्य दृष्टि। ये क्या होती है पश्य दृष्टि, सुना नाम कभी पश्य दृष्टि, है? इस सिद्धांत में क्या पाया जाता है, या ये सिद्धांत पश्य दृष्टि पे आधारित है। देखो पश्य दृष्टि क्या होती है, दो दृष्टियां होती है, एक होती है अपनी पूर्व दृष्टि, कौन सी होती है, पूर्व दृष्टि। और एक कौन सी होती है, पश्य दृष्टि, कौन सी,
पश्य दृष्टि होती है अपन किसी क्रिया को करने के बाद उसके बारे में सोचते हैं। कब सोचते हैं? क्रिया पूर्ण करने के बाद उसके बारे में अपन विचार करते हैं कि काश मैं ऐसे कर लेता तो ये हो जाता। बिल्ली पहले दिन फालतू कूदने के बाद सोच रही थी यार काल तो मैं फालतू में कूद रही, दरवाजो तो इल्ली साइड में हो। होता ना परीक्षा में जाते हैं पेपर देने के बाद लगता है कि यार 2 महीना और पढ़ लेता हूँ सिलेक्शन हो जाता, यार थोड़ा सा रह गया यार, है ना, घंटे को और पढ़ लेता नौको लाग जाता हूँ। जो जो आज जुलाई नजदीक आओगे जब जब लागोगे यार 15 दिन और मिल जाए तो ठीक हो जाए यार। मतलब वो कौन सी दृष्टि है? पश्य दृष्टि है। कौन सी होते हैं? अपन किसी के घर गए, अगले ने बेइज्जती कर दी और फिर कहा यार क्यों गया यार, यार अगले के घर बेइज्जती करवाने थोड़ी ना गए थे। वो कौन सी दृष्टि है? पश्य दृष्टि। पूर्व दृष्टि होती है पहले से प्लानिंग करना। कैसे प्लानिंग करना? हर बच्चा क्या करता है, पेपर देने के बाद कहता है कि यार मैं पढ़ा नहीं इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, काश पढ़ लेता तो सिलेक्शन हो जाता। होता है क्या, कभी मन में आया क्या कि यार 1-2 महीने और पढ़ लेते तो सिलेक्शन हो जाता? किसने मना किया था भाई साहब? बागेश्वर वाले बाबा ने मना किया था कि 2 महीने मत पढ़ना है? नहीं, लेकिन अपन बाद में सोच रहे हैं। पूर्व दृष्टि का बच्चा पहले प्लानिंग करता है। क्या करता है? पहले प्लानिंग करता है कि मैं ये चीजें ऐसे ऐसे पढ़ता हूँ। पश्चिम दृष्टि का बालक कहता है कि यार मैं वो किताब पढ़ लेता ठीक रहता, मैं इस किताब को टाइम नहीं दिया था, मैं ये चीजें पढ़ लेता तो अच्छा रहता। तो दो दृष्टि होती है, ये कौन सी दृष्टि पे आधारित है? इसमें पूर्व दृष्टि का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। समझ में आ गई कि पश्चिम दृष्टि और पूर्व दृष्टि? मतलब पूर्व दृष्टि का मतलब पहले से प्लानिंग करना। आज आप प्लानिंग कर रहे हो कि यार मैं ये चीजें आती हैं परीक्षा में, मैं इनको पढ़ लूं, ये इतने नंबर की ज्योग्राफी आती है, इतने नंबर की हिस्ट्री आती है, इतने नंबर की कल्चर आती है, इतने नंबर की शिक्षण विधियां आती है, मैं इतने नंबर शिक्षण विधि से ले आऊंगा, इतने यहाँ से। आपकी पूर्व दृष्टि है। परीक्षा दिया बाद में को यार मैं पढ़िया तो आया ही को नहीं, वो पढ़ देता है, वो कौन सी होती है? पश्चिम दृष्टि। तो इसमें पूर्व दृष्टि का अभाव पाया जाता है और क्या पाया जाता है? पश्चिम दृष्टि पाई जाती है। इस सिद्धांत में बिल्ली बाद में सोच रही थी मैं कल फालतू क्रिया कर रही थी, दूसरे दिन फिर सोच रही थी मैं इधर वाली भी फालतू कर रही थी। लास्ट में बिल्ली जब दरवाजा खोलना सीखा तो बिल्ली को पता चला कि यार मैं पहले तो फालतू में डांस कर रही थी, ये तो जो गड़बड़ है वो तो इस लीवर में थी, लीवर में पहले दिन दबाती तो दरवाजा खुल जाता था। इसलिए बिल्ली पश्य दृष्टि पे काम कर रही थी। तो ये क्या था, इसका सिद्धांत था थॉर्नडाइक का। ये सिद्धांत क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इसने सीखने के सिद्धांत बताए थे। क्या बताए थे? ये कहता है कि सीखने के 3 सिद्धांत होते हैं और 5 उप सिद्धांत होते हैं। कितने सिद्धांत बताए थे? 3 मुख्य सिद्धांत बताए थे और 5 गौण सिद्धांत बताए थे। ये कहता है कि ये 5 सिद्धांत काम करेंगे, 8 सिद्धांत टोटल कितने हो गए? 8। और 5 उसी के भी उप सिद्धांत बताए थे, गौण सिद्धांतों के भी उप सिद्धांत बताए थे। तो ये कहता है 3 सिद्धांतों से आदमी सीख सकता, अन्यथा नहीं सीख सकता। तो लिखो, थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 मुख्य नियम, सॉरी 3 मुख्य नियम व 5 गौण नियम बताए थे। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम, हाँ नियम, कितने? वह 5 गौण नियम बताए थे। गौण जानो ने? मुख्य क्यों है? जो को मैन हुआ है, और गौण को मतलब है हाँ जो को ठीक ठाक है, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है नहीं? वो कौन होता है? आपकी मुख्य भर्ती सेकंड ग्रेड है, बाकी तैयारी भी तो कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या है? गौण है। तो 3 मुख्य नियम बताए थे। तो पहला लिख लो, तत्परता का नियम। पहला मुख्य नियम कौन सा है? अब ध्यान रख लेना, जो तत्परता का नियम है वो मुख्य नियम है, गौण नियम है। क्या कहता है तत्परता का नियम? आदमी तत्पर रहता है, छत पर रहता है? तत्पर होता क्या है? हाँ, तत्परता का नियम कहता है कि किसी भी आदमी को आपको कोई चीज सिखानी है तो पहले उसको तत्पर करो। तत्पर का मतलब था मानसिक रूप से तैयार करो। कैसे करो?
अगर कोई आदमी मानसिक रूप से किसी काम को करने के लिए तैयार है तो वो सीख जाएगा, अन्यथा नहीं सीखेगा। कोई भी आदमी किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर है तो वो कार्य करना सीख जाएगा, अन्यथा नहीं सीखेगा। अब और इसने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता वरना पानी पीने के लिए तैयार है। भाई आपके घर वाले आपको कोचिंग तक तो भेज सकते हैं, लेकिन आप नौकरी लगने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो आप पढ़ो, मैं आप तत्पर नहीं हो, मैं पढ़ा दूंगा क्या आपको? कहीं बैठा पीछे उबासा मारे, के है गुरुजी के लिखना हो, मतलब बच्चा क्या नहीं है, तत्पर ही नहीं है ना? तत्पर होते तो उबासी थोड़ी ना आ जाती है? एक्टिव होना, एक्टिव बच्चा होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसे होती है। ये पढ़े गल के बतायो क्या क्या है थोंडाइक क्यों बन गया थोंडाइक सोलो थोड़ी देर ते है ना? ये तत्परता होती है, क्या होती है? तत्परता होती है। किसी देखो जो चीज को करने के लिए अपन तत्पर हैं तो ऑटोमेटिक ही काम आ जाता है ना? ये मानसिक मनोवृत्ति होती है, कौन सी होती है? मानसिक रूप से आप तैयार हो, किस रूप से? मानसिक रूप से तैयार किया। देखो अपने को किसी दिन 4 बजे की अपनी ट्रेन है ना? और अपन 4 बजे 3 बजे का अलार्म भर के सोते हैं और 2:30 बजे ऑटोमेटिक ही जाग आ जाती है। आती कि नहीं आती? और कई बार अपने कट्ठे ही कौन जान दो 4 बजे 8 बजे भी अलार्म बाज रही है, सो की बंद कर करके वापस सो रहा, क्योंकि अपन उस दिन मानसिक रूप से क्या नहीं है। तुम रोज नियम बनाते हो आज सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे, और रोज अलार्म बंद करके वापस सो जाते हो। होता है कैसा? है क्यों होता है? तो मानसिक रूप से तैयार नहीं हो। भले आपने नियम बना लिया लेकिन वो मानसिक रूप से तैयार नहीं हो। आप देखो जिस दिन आपका परीक्षा होती है, जिस दिन आपको कहीं जाना, ऑटोमेटिक ही जाग आती है आपको। आपको जयपुर से उदयपुर आना है, स्लीपर आपकी, आप पूरे उदयपुर तक जागे रहो, एकदम नींद में रहोगे, गहरा खराटा मारता आ रहे हो। उदयपुर से 5 किलोमीटर पहले ऑटोमेटिक ही जाग आती है आपको। आती है कि नहीं आती? होता है कि ऐसा? क्या होता है ऐसा? बीच में क्या ट्रेन गाड़ी रुकी नहीं क्या? आप क्यों नहीं उठे वहां? है? बीच में भी चाय बेचने वाला आया था, बीच में भी बस रुकी थी, बीच में भी लोगों ने आवाज की थी, आपने यहाँ उदयपुर आते वो रुकी बस 1 सेकंड और तुरंत नींद खुल गई आपको। क्या पता चला? सुगंध आ गई उदयपुर की। आप मानसिक रूप से तैयार थे कि गाड़ी 7 बजे पहुंचेगी, गाड़ी 4 बजे, तो आप पहले से दिमाग को तैयार करके बैठे थे कि 4 बजे मुझे उठना है। इसलिए पीछे जो रास्ता हुआ था, मैं कल सूरतगढ़ से आया था तो मेरे को पता नहीं, मैं 3-4 दिन से सफर में था तो पूरी नींद आई थी। मेरे को गुरुजी ने पूछा कब जागे थे, मैं बोले उदयपुर आने के बाद। बोले भाईडा बस अहमदाबाद ले जाती तो वापस आ जाता। लेकिन ऑटोमेटिक जाग आती है क्योंकि अपन मानसिक रूप से क्या है, तत्पर हैं। जिस दिन आपका परीक्षा पेपर होगा 4 बजे निकलना, आप ऑटोमेटिक ही जाग जाते हो, जाते हो जाए। बाकी चाहे कोई डांग मार दो, है लट लठ मारता रहो, लकड़ी मारता रहो, नहीं उठेंगे। तो लिखो तत्परता का नियम कहता क्या इसमें? देखो किसी भी कार्य को करने के लिए हम मानसिक रूप से तैयार हैं। कैसे तैयार हैं? मानसिक रूप से तैयार हैं तो कार्य को कर लेते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा तत्परता का मतलब समझ गए? क्या करना? मानसिक रूप से तैयार रहना। तैयार का मतलब नहीं है कि अपन बाहर डंडे पे बैठ के वो आएगी, वो नहीं आई, कोई दूसरी आ गई, कोई बात नहीं है। मानसिक रूप का मतलब हो गया अपने को वही चाहिए, है ना? मानसिक रूप से तैयार करना ये नहीं होता तत्परता का नियम के पढ़ रहे हो किताबों से। तत्पर होना, तत्पर होना, तत्पर का मतलब होता है अपन अपने मस्तिष्क को तैयार कर लेना। किसको तैयार कर लेना? मस्तिष्क को। इसलिए ध्यान रख लेना ये तत्परता का नियम है। परीक्षा में प्रश्न आएगा तत्परता का नियम, मानसिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? शारीरिक क्रिया नहीं है। कौन सी क्रिया है? मानसिक क्रिया। मानसिक रूप से तैयार होना क्या कहलाता है?
आगे लिखो, नोट लगा के इस लाइन, इसमें एक लाइन लिखो। अध्यापक कक्षा कक्ष में, अध्यापक कक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम इसी नियम का प्रयोग करता है। कौन से नियम का प्रयोग करता है? भाई आप मास्टर बन के जाओगे अपने बच्चों के लिए, जब पहले दिन आप क्लास में जाओगे, आप कौन से नियम का प्रयोग करोगे? थॉर्नडाइक के प्रथम नियम का। क्यों? क्योंकि वो बच्चे, जब आप क्लास में जाओगे तो वो कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कोई का बोल गाल रहे हो, कोई क्यों कर रहे हैं, आप जाते ही बच्चों से 2 मिनट बात करते। हर अध्यापक ऐसा ही करता होगा, आता है, पूछता है कल क्या पढ़ाया था, फिर उसके बारे में थोड़ा बताता है, फिर आप मानसिक रूप से उस चीज के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए, तत्पर हो गए, वरना आप तैयार नहीं हो गए। जब भी आप जाओगे तो बच्चे इसी तरीके से, उन बच्चों को पहले 1-2 मिनट तैयार किया जाता है, और बच्चे जब मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं उसके बाद में पढ़ाना शुरू किया जाता है। जाते ही कोई नहीं पढ़ाता है ना। इसलिए परीक्षा में प्रश्न आएगा कि अध्यापक कक्षा कक्ष में या क्लास शुरू करने से पहले सर्वप्रथम थॉर्नडाइक के कौन से नियम का प्रयोग करता है? प्रभाव के नियम का, अभ्यास के नियम का, तत्परता है। प्रभाव का नियम तो बाद में आएगा, रिजल्ट तो बाद में आएंगे, अभ्यास भी बाद में कराओगे, पहले बच्चों को तैयार तो करो। या आप एक अध्यापक के रूप में कक्षा कक्ष में जा रहे हो, आप थॉर्नडाइक के किस नियम का प्रयोग करोगे? तो यार मान जान तो दे, नियम तो बाद में देख लेंगे, मतलब कौन सी नियम का प्रयोग करोगे? और लिखो, देखो इस सिद्धांत की विशेषता, इस सिद्धांत में आपको क्या, तत्परता का नियम क्या फायदा देगा आपको, क्या फायदा होगा इसमें? बच्चे में कौन सी चीजें डेवलप कर सकते हो आप? है सक्रिय रहना, ध्यान केंद्रित करना। क्योंकि बच्चे को आप जब मानसिक रूप से तैयार करते हो तो बच्चा क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। तो लिखो, ध्यान केंद्रित करने में। हाँ, एक बच्चे का ध्यान इधर उधर भटका हुआ है, वो सपनों में खो रहा है बेचारा, ध्यान बोर्ड पे है ही नहीं, तो क्या करोगे आप? ध्यान केंद्रित कराओगे। और लिखो, बच्चे में रुचि पैदा करने में। कैसे? हाँ, जब तक आप किसी काम को कर रहे हो और उसमें रुचि नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। पढ़ने में रुचि नहीं है तो पढ़ पाओगे क्या? नहीं। और रुचि कब आएगी? जब आप मानसिक रूप से तैयार होगे। कब होगे? जबरदस्ती कभी किताब लेके बैठ जाओ, पढ़ोगे? अभी तो चलो आपको कोई जबरदस्ती नहीं बैठाता होगा, लेकिन 10वीं क्लास में, 9th क्लास में घर वाले बैठाते थे ना। वो कहता लकड़ी लेके के थप्पड़ मारांगा, नहीं पढ़ा होगा तो वह किताब ले रहे लाए हैं, तो वो स्कूल में बैठाते थे गुरुजी जबरदस्ती किताब देके। तो वहां पे अपन तैयार नहीं थे, रुचि नहीं थी। अब जब आप पढ़ने बैठते हो आधे घंटे तो आप रुचि से पढ़ते हो, क्योंकि अभी आपकी चीजें समझ में आ गई। इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ेंगे, रुचि नहीं लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो बालक में रुचि लाने में कैसे करने, रुचि लाने में। और क्या लिखता? तो लिखो, जिज्ञासा उत्पन्न करने में। कैसे? जिज्ञासा का मतलब जानते हो? किसी चीज की जानने की इच्छा, क्या करने ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कोई नई चीज बता रहा हूं, जैसे मैंने लिखा पश्य दृष्टि क्या होती है, तुम कहते हो यार ये कहाँ से आ गया पश्य दृष्टि, क्या होता है? तो आपने पढ़ा तत्परता का नियम, तत्पर कर देना, तत्पर का क्या होता है? मैंने लिखा मानसिक रूप से, तो आप कहते हो यार वास्तव में ये क्या लफड़ा। जब बालक के सामने नई चीजें आप लाओगे, नई तरीके से प्रस्तुत करोगे, तो बालक में ऑटोमेटिक उन चीजों को जानने की और जिज्ञासा होगी। देखा होगा जितने भी धारावाहिक होते हैं, धारावाहिक देखते हो क्या? है ना, धारावाहिक में वो एक दिन आता है 1-1.5 घंटे और फिर वो कहता है अगला कल दिखा दिया जाए, और वो वहां एंड करते हैं उसका
कि जकर दूसरे दिन तने एकदम यार नींद को नहीं आवे कि काल क्यों वो घोरो यार। मतलब वो जिज्ञासा ला देते हैं और अब वो ऐसी चीज छोड़ते हैं कि ऑटोमेटिक उसको जानने की अपनी क्या होती है। ये इतिहास वाले गुरुजी पढ़ाते हैं ना इतिहास, तो ऐसे कर करके पढ़ाते वो महाराणा प्रताप है, वो चित्तौड़ का किला है, तो ऐसे पढ़ाते हैं कि वास्तव में वहां कुछ हुआ होगा। एक दिन मैं चला गया चित्तौड़, तो मैंने देखा वहां किला तो था ही नहीं, रियल में वहां किला नहीं था। मैंने एक इतिहास के गुरुजी उनको फोन किया, मैं भाई तू दोनों हाथ ऊपर कर करके पढ़ा ना करे, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़, किला पढ़ो है भाई, ये गड्डी को नहीं। बोले कहा को नहीं, मैं बोले वो पहाड़ है एक, बोले वो पहाड़ी गढ़ है। है गए हुए चित्तौड़गढ़ के किले में, है क्या वहां किला? किला देखा क्या आपने? मेरे को तो नहीं दिखा। वो छोटा सा वो एक है ना, हाँ वो पहाड़ी को ही बोले किला बताते हैं, वो भाई साहब यार अजीब आदमी, तो उन्होंने जिज्ञासा इसी उत्पन्न कर देते हैं। ये होते हैं ना कई बार, ये कोई बसों में ये बेचने वाले आते हैं है ना, कंपनी वाले जो प्रोडक्ट बेचते हैं, वो ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न कर। बालक में जब आप बालक में वही वही धराई, जैसे आप जब जाओगे पढ़ाने के लिए, तो पहले से आपसे कितने मास्टर पढ़ा रहे हैं। आप जिस स्कूल में जाओगे उनमें 10-15 मास्टर पहले से पढ़ा रहे हैं। आप चाहते हो कि मैं उनमें से बड़ा बनूं यार, मेरा नाम हो, तो कैसे पढ़ाओगे आप? आपको वो लोग जो 15 साल का अनुभव लिए बैठे हैं, वो आगे जाने देंगे क्या आपको? नहीं जाने देंगे। इसलिए आप बालकों में वो चीजें लाओ ताकि आप बालक आपकी ओर एक्टिव हो, है ना। तो जिज्ञासा उत्पन्न करने में, रुचि उत्पन्न करने में, ध्यान केंद्रित करने में, ये बालकों में क्या है, ये सिद्धांत उपयोगी है। परीक्षा में प्रश्न आएगा कि एक बालक का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, एक बालक क्लास में इधर उधर की बातें करता रहता है, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, थॉर्नडाइक के किस नियम का प्रयोग करके उसका ध्यान केंद्रित करोगे? तत्परता का नियम। कौन सा? एक बालक की पढ़ने में रुचि नहीं है, वो खेलने में ज्यादा ध्यान देता और इस कारण वो 10वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है। बालक थोंडाई के कौन से नियम का प्रयोग करके आप उस बालक को 10वीं कक्षा पास करवाओगे? क्योंकि बालक को पहले उसमें रुचि लाओगे। कौन से नियम में? तो ऐसे पर्सन बना के देगा। देखो पर्सन अप्लाइड बन रहे कि नहीं बन रहे? इनको ऐसे ऐसे कर लो कि भाई तुम्हारा ध्यान जिस चीज में नहीं है, उस चीज के पास आपका ध्यान ऑटोमेटिक ही खींच लाएगा, रुचि होगी। आप बाहर से जा रहे हो, जाते जाते इधर ध्यान पड़ा, कोई खूबसूरत सा दिखा, आपकी रुचि आएगी कोचिंग में चले, क्या मामला है। अरे ये देखोगे जितने भी यूट्यूबर होते हैं, ये चलाते हैं ना, मुख्यमंत्री ने की घोषणा, रीट के बारे में क्या कहा, है ना, फिर देखते कुछ नहीं कहा, भाई साहब हम भी तुम्हारी तरह ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन आप वो चैनल तुरंत खोलोगे क्योंकि वो ऐसी चीजें छोड़ देते हैं। तो वो होती है जिज्ञासा उत्पन्न करने में। तो ये थोंडाइक आगे लिखो इस सिद्धांत में, और चीजें लिखो तत्परता में लिखो। 1930 में, 1930 और 33 में इसने संशोधन किया था इस सिद्धांत में, थोंडाइक ने। 1930-33 में इस सिद्धांत में थोंडाइक ने संशोधन करते हुए संतोष व खींच शब्द जोड़ा था। 1930 में थोंडाइक ने इस सिद्धांत में संशोधन करते हुए संतोष व खींच शब्द जोड़ा था। वह खींच, खींच जानोगे? खीर जानो ना? खींच होती है गणना, गणना। गणना नहीं होती, गणना। किसी चीज से खींच हो गई, नफरत हो गई, नफरत हो गई, घृणा हो गई, वो क्या होती है? खींच होती है। जब अपन किसी चीज को चाहते हैं और वो चीज अपने को जिंदगी में नहीं मिलती, तो अपने को अपने आप से क्या हो जाती है? होता है ना, कोई लड़का किसी को चाह रहा है, उसके पीछे 5-10 दिन घूम रहा है, उसने कह दिया कि नहीं मैं तो पहले से ही हूं, उसको उससे नफरत हो जाएगी। होती है कि नहीं होती? वो क्या होती है? नफरत। जिस चीज को अपन चाहते हैं वो चीज अपने को नहीं मिलती, उससे अपने को क्या हो जाती है? जब आप नौकरी लगना चाहते हो, नौकरी नहीं मिलेगी, जब आपको कोई सेकंड ग्रेड का कोई मास्टर मिलेगा, तो आपको अपने आप से नफरत होने लग जाएगी, यार तैयारी तो मैं भी बहुत करी, मिला नहीं, क्या करें। संतोष का मतलब होता है जो काम आप करना चाहते हो और वो काम आपको मिल गया, तो आपको क्या मिलेगा? और वो काम आप करना चाहते हो और वो नहीं मिला, तो आपको क्या होगी? खींच, नफरत हो जाएगी।
जो काम आप चाहते हो वो आपको मिल गया, किसका भाव आप में? संतोष का भाव है। और जो काम आप चाहते हो वो नहीं मिला तो आप में किसका भाव है? कई बार अपन कोई काम जबरदस्ती कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? अपन नहीं चाहते थे, आप सेकंड ग्रेड मास्टर बनना चाहते थे, आपका सपना था टीचर बनना, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई कि आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। अब नौकरी तो आप लगे सरकारी, लेकिन आप में क्या नहीं है? संतोष नहीं है। आपको वो नौकरी करते हुए गुस्सा सा आ रहा है, क्योंकि आप चाहते किसी और का थे, मिल गया क्या कोई और। इसलिए ये कहता है कि जिन बालकों को जो कार्य करने के लिए वो तत्पर हैं, अगर वही काम दिए गए तो उसमें संतोष का भाव होता है। कौन सा भाव होता है? और जो काम वो करने के लिए तत्पर नहीं है, वह काम आप उनको दे दिया जाता है, तो उनको किसका होता है? खीज या नफरत की भावनाएं पैदा हो जाती है। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा होता है वही चीजें आपको करवाई जाती है तो आप में संतोष होता है। क्या होता है? और जो चीजें अलग आपसे करवाई जाती है तो आप में कौन सी भावना आती है? खींच। तो ये 1930 और 33 में इसने संशोधन करते हुए दो शब्द जोड़े थे, तो लिख लो। लिख लिए? समझ में आ गया संतोष क्या होता है और खींच क्या होता है? तो ये थॉर्नडाइक का पहला नियम था। कौन सा था? नियम का नाम क्या है? तत्परता का नियम क्या कहता है कि बालक को आप मानसिक रूप से क्या कर दो? तैयार कर दो। क्या कर दो? क्या हो गया? जाओ जाओ जाओ, थोड़ी छुट्टी कराएंगे 5 मिनट की, क्या करेंगे छुट्टी? चलो 5 मिनट की कर लो। चलो 5 मिनट पानी पैसा, ये बंद करते हैं यहाँ से। है? चाय पिलाऊं?